ये कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई, और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे स्टोरी में। 101 मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। आरव की बात सुनकर पायल हाँ में सिर हिला देती है। उसे भी ऐसा ही लगता है। तभी अंकित का फोन बजता है तो अंकित कॉल रिसीव करता है तो कुछ देर दूसरे तरफ से आवाज सुन फिर कॉल करते हुए बोला, गुड जॉब, मैं आ रहा हूँ। इतना बोल कार चालू करके बोला, यहाँ भी प्रिया का प्लान काम कर गया। कुछ लोग जाल में फंस चुके हैं, जिसे सुन पायल हैरान हो जाती है और खुश भी। अब आगे पुरानी बिल्डिंग में सभी लोग हॉल में नाश्ता कर रहे थे। राहुल, क्या गीता नहीं आएगी नाश्ते करने के लिए? विशाल राहुल को आराम से नाश्ता करते हुए देखकर बोली, जिसे सुनकर सभी राहुल को देखते हैं। केवल कविता को छोड़कर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था उस घमंडी लड़की से, इसलिए वो अपने प्लेट में रख गर्मा गर्म आलू के पराठे खा रही थी। बाकी लोग राहुल को देखते हैं जो नाश्ता करते हुए बोला, अरे आप लोग उसे छोड़ो और अपना अपना नाश्ता करो ना यार, उसे भूख लगेगी तो खुद आ जाएंगी खाने के लिए। जिसे सुनकर लिली बोली, लेकिन अरे ये कौन सी बात हुई देवर जी, तुम उसके पति हो, तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा, वरना उससे शादी नहीं करनी चाहिए थी तुम्हें। लिली की बात सुनकर नताशा हाँ में सिर हिलाकर बोली, बिल्कुल दी, अपने ने बिल्कुल सही बोला। देवर जी को शादी नहीं करनी चाहिए और अब कर ली है तो उसका ध्यान रखना इनकी जिम्मेदारी है, बल्कि अब उसकी हर खुशी का आपको ध्यान रखना होगा। अपनी दोनों भाभी की बात सुनकर राहुल कविता को देख बोला, आपको कुछ नहीं बोलना भाभी, आप भी मुझे दो बातें बोल दो, उसे तो कुछ नहीं बोलेंगे। राहुल की बात सुनकर सभी की नजर कविता पर जाती है, जो आलू के पराठे से अपना मुंह भरे हुए थी, और राहुल की बात सुनकर वो इधर उधर देखने लगी जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। बेबी तुम्हें क्या हुआ? अर्जुन कविता को ऐसा करते हुए देख बोला, तो वो ना में सिर हिलाने लगती है। उसे ऐसा करते हुए देखकर अर्जुन कंफ्यूज होकर कुछ बोलने को होता है, तभी उसकी नजर अपनी प्लेट पर जाती है जो खाली थी, और फिर कविता की प्लेट में जिसमें एक छोटा सा टुकड़ा बचा था। बस तुम अपने और मेरे दोनों के हिस्से के पराठे खा गई बेबी। अर्जुन इतना बोला, उस छोटे टुकड़े को उठाने लगता है तो कविता को उसका एहसास हो जाता है और वो जल्दी उसका हाथ पकड़कर अपने मुंह में रखे हुए पराठे की निगलते हुए बोली, अरे रोको पति देव, इतनी भी क्या जल्दी है, आप तो बताओ पर ध्यान दीजिए, खाना मैं खा लूंगी। उसकी बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। अरे यार ऐसा कौन करता है, मैंने तो थोड़ा भी नहीं खा पाया था और तुम दोनों खा गई। अर्जुन रोनी सी शकल बनाकर बोला। तो कविता बोली, अरे तो इसमें आप रो क्यों रहे हो, इधर देखो, मैंने आपकी तरह लिली के हिस्से के दोनों पराठे खा गई। उन्होंने कुछ बोला। कविता अपने दूसरे तरफ बैठी लिली से बोली, जिसने खुद भी अपनी प्लेट पर ध्यान नहीं दिया था, और कविता की बात सुनकर शॉक होकर अपनी प्लेट की तरफ देखकर बोली, OMG फेयरफुल फेस, तुम मेरे भी हिस्से की पराठे खा गई भूखड़। अच्छा तो अपने भी अभी देखा। कविता कंफ्यूज होकर, उसे तो लगा कि लिली दी ने देख लिया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। उसकी बात सुनकर लिली उसे गुस्से से घूरती है और अर्जुन अपना सिर पकड़ लेता है। तभी विशाल अपने पराठे में से एक पराठा लेकर लिली के प्लेट में रखकर बोला, छोड़ो लो तुम इस खा लो, वो बच्ची है। जिसे सुनकर कविता मुस्कुराने लगते हैं, रहने दीजिए मैं और बना लूंगी। लिली वापस विशाल का पराठे उसे देते हुए बोली। तो विशाल बोला, तब और खा लेना, और तुम्हें भूख भी तो लग रही होगी ना, खा को। विशाल वापस करते हुए बोला, देख लो राहुल, इस ध्यान रखता पति अपनी पत्नी का, और एक तुम हो जो यह मजे से खा रहे हो। नताशा बोली, पर कविता भाभी ने तो अर्जुन भाई के हिस्से का खा लिया, इसलिए पहले मैं खा लूं फिर उसे देने चला जाऊंगा। जिसे सुनकर कविता बोली, हाँ ये मस्त आइडिया है पहल, खुद का देखो, बाद में इन्हें खिला देंगे। कविता हंसते बोली तो बाकी लोग भी हंसने लगते हैं, केवल अर्जुन छोड़कर जो कविता को घुरे जा रहा था। अरे यार बस भी करो, मुझे बस भूख लगी थी, और दी अपने लिए बनाएगी तो आपके लिए भी बना देगी। कविता को एहसास हो चुका था कि उसका पति गुस्सा हो गया है और वो उसे देख रहा है। नहीं खाना मुझे अब, अर्जुन गुस्से में बोला। तो कविता अपना सिर पकड़कर बोली, हे राम, मैंने बच्चे से शादी कर ली है, अरे मैंने खा लिए आपके हिस्से के पराठे, तो क्या आपकी बीबी हूं, मेरा हक है? अर्जुन हैरान होकर बोला, ये कैसा हक है तुम्हारा कि तुम्हारा पति भूखा रह गया और तुम उसके हिस्से का भी पराठा खा गई। जिसे सुनकर सभी हंसने लगते हैं और कविता मुस्कुराकर बोली, सॉरी लो। इतना बोल वो टेबल के नीचे अपने हाथ में पकड़े एक पराठे को अर्जुन की प्लेट में रखकर बोली, वो मुझे लगा ही था आप रोने लगेंगे, इसलिए एक पराठा बचा लिया था। कविता मुस्कुरा कर बोली तो सभी लोग हंसने लगते हैं और अर्जुन ये देखकर बोला, अच्छा किया, वरना मैं तुमसे बात नहीं करता और फिर तुम बेड पर मुझे बुलाती तब भी मैं नहीं आता। उसकी बात सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। कविता भी और धीरे बोली, अरे आप बेडरूम की बात सबके आगे क्यों बता रहे हो? उसकी बात सुनकर अर्जुन सभी तरफ देखता है और फिर अपना सिर नीचे कर लेता है।
ये देख सभी मुस्कुराने लगते हैं। तभी राहुल खड़े होकर गीता की प्लेट उठाकर बोला, ये दो मैं उसे देकर आता हूँ। जिसे सुनकर नताशा और लिली मुस्कुरा देते हैं और कविता बुरा सा मुंह बना लेती है। लेकिन राहुल पीछे पलट कर देखता है तो वो हैरान हो जाता है। गीता तैयार खड़ी थी साड़ी पहने हुए। अच्छा हुआ तुम आ गई, लो ये अपना नाश्ता कर लो, राहुल बोला। सभी लोग गीत को देखते हैं तो गीता सभी को देख फिर राजुल और उसके हाथ में नाश्ते की प्लेट देखकर गहरी लेकर बोली, नो थैंक्स, मैं हॉस्पिटल में ही कुछ खा लूंगी। इतना बोल वो डोर की तरफ जाने लगती है। सभी हैरान थे। तुम हॉस्पिटल क्यों जा रही हो? राहुल गीता को रोक कर बोला। तो गीता पलटकर बिल्कुल नॉर्मल टोन में बोली, देखो तुमने जो मेरे साथ करना तो वो कर लिया, लेकिन मैं एक डॉक्टर हूं, मत भूलो मेरे पता नहीं कितने मरीज इंतजार कर रहे होंगे, अगर मैं नहीं गई तो उन्हें परेशान होना पड़ेगा। जिसे सुनकर राहुल बोला, अरे तो क्या हुआ, लेकिन तुम नहीं सकती, वैसे भी इस दुनिया में तुम अकेली अनोखी डॉक्टर थोड़ी है, जो तुम नहीं गई तो वे लोग मर जाएंगे, तुम वापस अपने रूम में बैठो जाओ। राहुल गीता को अपने रूम की तरफ इशारा करके बोला। तो गीता का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। जिसे देखकर विशाल राहुल से बोला, राजुल जाने दो उसे, वो सही बोल रही है वो। लेकिन भाई आप इस लड़की पर कैसे विश्वास कर सकते हैं, भूल गए इसकी वजह से हम पिछली बार सभी लोग मरते मरते बचे थे। अर्जुन बोल तो राघव और कविता हाँ में सिर हिला देते हैं। बिल्कुल ये डॉक्टर है और ये पुलिस पास जरूर जाएगी, जिससे हम सभी लोग फंस जाएंगे। गीता गुस्से से राहुल को देख फिर पलट कर जाने लगती है। मैंने कहा तुम नहीं सकती, अर्जुन गुस्से में बोला। जिसे सुनकर गीता थोड़ा रुकती है और फिर जाने लगती है तो राहुल हाथ में ली प्लेट को साइड में रख गुस्से से गीता के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर बोला। तो गीता गुस्से में अपने दूसरे हाथ से उसके गाल पर थप्पड़ मारने होती है। ये देख सभी शौक हो जाते हैं, पर राहुल उसका वो हाथ पकड़कर गीता को घूरते हुए बोला, नहीं ये गलती मत करना वरना रूम से बाहर निकालना मुश्किल कर दूंगा। गीता गुस्से में बोली, तुम जैसा आदमी कर भी क्या सकता है जो एक लड़की की मर्जी के बिना उससे शादी कर लेता है। राहुल भी गुस्से में कुछ बोलने को होता है तो विशाल अपनी कुर्सी से खड़ा होकर बोला, बस राहुल बहुत हुआ। लेकिन भाई ये लड़की, विशाल को गुस्से में देख राहुल बोला। तो विशाल बोला, मैंने कहा ना बस लड़ना बंद करो, अगर तुम्हें उस पर विश्वास नहीं था तो शादी क्यों की? इसीलिए की थी ताकि इसकी किए की सजा दे सकूं। राहुल घूर के गीता को देखकर बोला। तो गीता भी उसे देखने लगती है। घूर के दोनों को देख बाकी लोग हैरान थे। तभी लिए खड़े होकर बोली, राहुल गुस्से को गुस्से से शांत नहीं किया जा सकता है, मेरी मानो तो तुम उसके साथ जाओ ताकि तुम उस पर नजर रख सको और भी अपना काम कर सके। लीली की बात सुनकर नताशा बोली, हाँ ये मस्त आइडिया है, इससे दोनों का काम बन जाएगा। तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम है इससे क्या? विशाल बोला। तो दोनों एक दूसरे को देख फिर ना में सिर हिला देते हैं। तो विशाल बोला, चलो अच्छा है, तुम लोग अब एक दूसरे के साथ परछाई की तरह रहो ताकि एक दूसरे पर विश्वास कर सको और गीता का काम भी नहीं रुके। राहुल बोला, ओके रुको, मैं कार के चाबी लेकर आया। इतना बोल वो अपने रूम की तरफ जाने लगता है तो लिली बोली, गीता तुम तब तक थोड़ा नाश्ता कर लो। जिसे सुनकर गीता सभी को देखती है। बाकी लोग चुपचाप अपना नाश्ता कर रहे थे। गीता को कुछ ना बोलता देख लिली उसे अपने पास आने का इशारा करके उसकी प्लेट उठा लेती है। गीता चुपचाप कुर्सी पर बैठ जाती है और लिली उसके आगे प्लेट रख कर बोली, लो खा लो और राहुल की बात को दिल पर मत लिया कर, वो बस तुमसे थोड़ा नाराज है। जिसे सुनकर गीता कुछ नहीं बोलती है, बस नाश्ता करने लगती है जल्दी जल्दी। तो लिली बोली, अरे अरे आराम से, इतनी जल्दी भी क्यों? गीता हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, भाभी वो लेट हुआ गया बहुत। तो क्या हुआ, राहुल कार लेकर जा रहा है ना? गीता हाँ में सिर हिलाकर धीरे धीरे खाने लगती है। तभी राहुल आ जाता है। जिसे लिली आंखें दिखाकर उसे चुप रहने का इशारा करके गीता को खाने देती है। तो पराठे गीता कब खा जाती है पता ही नहीं चलता है। रुको मैं और बना कर लाती हूँ, लिली ये देखकर बोली। तो गीता ना में सिर हिलाकर पानी पीकर बोली, नहीं नहीं भाभी हो गया और टैक्स। इतना बोल वो खड़े होकर जाने लगती है। तभी राहुल उसके आगे उसका बैग कर देता है। जिसे देख वो उसके हाथ से लेकर आगे बढ़ जाती है। जिसे जाते देख लिली राहुल से बोली, उसका ध्यान रखना, वो भूखी ना रहे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है राहुल। राहुल चिढ़ते हुए लिली को देखता है तो लिली उसे आंखें दिखा बोली, नहीं राहुल, कल से मैं टिफिन लगा दूंगी दिनों के लिए, लेकिन आज मैं तुम पर छोड़ रही हूँ, खुद के साथ उसे भी खिला देना टाइम पर, समझे? राहुल गहरी सांस लेकर बोला, ओके माँ। भाभी माँ बोलो, लिली मुस्कुराकर बोली। तो राहुल भी मुस्कुराकर चला जाता है। जिसे जाते हुए देखकर लिली गहरी सांस लेकर बोली, अब बोलो कैसे और खाना है पराठे? इतना बोल वो सभी को देखती है तो सभी उसके आगे हाथ जोड़ लेते हैं। तुम सच में इस घर की बड़ी हो दी। 102 नीली आंखों वाली लड़की टीना और उसका टारगेट आदित्य। तुम सच में इस घर की बड़ी हो दी। अब आगे अंकित की कार आकर उस बिल्डिंग के बाहर रुकती है जिसमें विक्रम और उसकी टीम कैद थी। एक गार्ड आकर अंकित की तरफ का डोर खोलता है तो अंकित कार से बाहर आकर बोला, कहाँ है वे लोग? वो गार्ड अंकित की बात सुनकर बोला, सर सभी को नीचे लॉकअप में बंद किया है। अंकित हाँ में सिर हिलाकर बोला, ओके चलो देखते हैं कौन है वे लोग।
इतना बोल अंकित उस गार्ड के साथ जाने लगता है और पायल उनके पीछे। सीढ़ियों से सभी लोग नीचे बने लॉकअप आ जाते हैं जहां सभी एक लॉकअप के आगे खड़े हो जाते हैं। अंदर जब देखते हैं अंकित और पायल तो अंदर 3 लड़के और एक लड़की बैठे हुए थे कोने में। यही है सर वे लोग जो रात के समय आए थे। उस गार्ड की आवाज सुनकर विक्रम और उसकी टीम के सभी लोग अपना सिर ऊपर करके देखते हैं तो सामने अंकित को देख सभी अपना सिर ऊपर करके एक दूसरे को देखते हैं। ओ तो तुम लोग हो? अंकित मुस्कुराकर बोला। सर आप इन लोगों को जानते हो? तो अंकित हाँ में सिर हिलाकर बोला, हाँ क्यों नहीं ये लोग भी एजेंट है। जिसे सुनकर पायल की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। विक्रम और उसकी टीम एक दूसरे को देखते हैं और फिर अंकित को जो लॉकअप का डोर खोलते ही अंदर आ जाता है एक लड़की जो पायल थी उसके साथ। एक गार्ड कुर्सी रखकर चला जाता है तो अंकित उस कुर्सी पर बैठकर बोला, ये लोग भी एजेंट है बस फर्क इतना है हम और इनमें कि हम लोग देश के लिए काम करते हैं और ये लोग एक आदमी के लिए जिसे लोग बिग बॉस बोलते हैं। इतना बोल अंकित मुस्कुरा कर विक्रम को देखता है तो वो खड़े होकर बोला, देखो हमें जाने दो हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। बाकी लोग भी खड़े हो जाते हैं। अंकित सभी को देख फिर खड़ा होकर विक्रम के सामने आकर बोला, देखो हमारी दुश्मनी हो ना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम लोग देश के खिलाफ करते हो तो देश के दुश्मन हो तुम लोग यानी मेरे भी। जिसे सुनकर विक्रम बोला, तुम्हारे पास हमारे खिलाफ या हमारे बॉस के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है तो हमें रिहा कर दो वरना। जिसे सुनकर अंकित विक्रम के आंखों में आंखें डालकर बोला, वरना क्या कर लेगा तू और वो तेरा बॉस? विक्रम मुस्कुरा कर बोला, मेरे बिग बॉस में कितनी पावर है उसकी तो कोई सीमा नहीं है, वो तुमसे तुम्हारी सारी पावर छीन लेंगे यहाँ तक कि 2 मिनट में सरकार बदल जाएंगी उनके एक इशारे पर समझे। विक्रम की बात सुनकर अंकित गुस्से में उसकी कॉलर पकड़कर बोला, तू कैसे धमकी दे रहा है वे पता ना अभी तू किसकी कैद में है। सर छोड़ो उसे। पायल अंकित के कंधे पर हाथ रख बोली। तो विक्रम हंसते हुए बोला, हाँ समझा इस आदमी को कि इसकी और इसकी सरकार की इतनी औकात नहीं है कि वो बिग बॉस से पंगा ले सके, उन्हें डे से ही पता चलेगा कि तुम लोगों ने हम कैद कर रखा फिर सोच लेना ना तुम बचाओगे ना ये बिल्डिंग एक झटके में सब खत्म। विक्रम की बात सुनकर अंकित उसकी कॉलर छोड़कर बोला, उससे पहले तुम सभी जेल के पीछे होगे और तुम्हारा वो बिग बॉस भी तुम नहीं बचा पाएगा क्योंकि मैं उसे भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। इतना बोल अंकित पलट कर जाने लगता है तो विक्रम बोला, ये गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल देना कि तुम उनका कुछ बिगड़ भी सकते हो। लेकिन अंकित उसकी बात को इग्नोर करके पायल के साथ बाहर आ जाता है और लॉकअप बंद होते ही उस गार्ड से बोला, इन लोगों पर अपनी नजर बनाए रखना। और वो उसे समझाते हुए बाहर आ जाता है। वो गार्ड वहां से चला जाता है तो अंकित कुछ सोचने लगता है तो उसके पास खड़ी पायल बोली, सर आप क्या सोच रहे? सोच रहा इस बारे में अपने सीनियर को बताऊं या नहीं? पायल कुछ सोचकर बोली, सर आप इस बारे में मेरे ख्याल से प्रिया मैडम से बात करो, वो जरूर आपको जरूर आगे के लिए बता देगी कि क्या सही रहेगी क्योंकि ये उनका ही प्लान था जिसमें ये लोग फंस गए। पायल की बात सुनकर अंकित गहरी सांस लेकर बोला, हाँ पर अब नहीं क्योंकि उसका पति नहीं चाहता है कि हम लोग उसके वाइफ के आसपास रहे इसलिए अब हम उससे मदद नहीं ले सकते हैं। तो फिर आपने क्या सोचा सर? वही सोच रहा हूँ, इन लोगों को मैं उस बिग बॉस की नजर से ज्यादा देर तक दूर नहीं सकता हूँ और ऊपर से मेरे अलावा और किसी को नहीं पता इस बारे में। तो क्या इन्हें छोड़ दे सर हम? पायल बोली तो अंकित बोला, अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया है तो पीछे हटने का सवाल नहीं उठता है। ये लोग कल रात यहाँ आए थे यानी ऊपर जिस आदमी की बॉडी की जांच चल रही है उसमें जरूर बिग बॉस का हाथ, कुछ तो बड़ा प्लान कर रहा है वे, लेकिन क्या? अंकित इसी सोच में था कि पायल बोली, तो फिर सर हमें सीधे उसके पास ही जाना होगा, पता तो लगाना होगा इस बारे में। तो अंकित बोला, ठीक है लगता है अगला और बड़ा मिशन यही होने वाला है, हमारे लिए फिर से टीम की जरूरत पड़ेगी। पायल हाँ में सिर हिला देती है तो अंकित अपनी टीम को वापस कॉल लगाकर उन्हें बुला लेता है। दूसरी तरफ बिग बॉस के घर में, घर के हॉल में वो बूढ़ा व्यक्ति गुस्से में सोफे पर बिठा हुआ था जिससे सामने खड़े राणा की हालत खराब हो रही थी। विक्रम और उसकी टीम का भी पता भी लग रहा है तो इसका मतलब मैं क्या समझूं राणा कि तुम अब किसी काम के नहीं रहे हो? सॉरी मालिक पर सच में अभी तक विक्रम और उसकी टीम का पता नहीं लेगा और ना छोटे बॉस का। वो बूढ़ा व्यक्ति बोला, राणा मैं तुम्हें पूरी पावर देता हूं, जाओ जिसे मारना है मार दो पर मुझे मेरे दुश्मन और विक्रम और उसकी टीम के बारे में जानकारी लाकर दो। जी मालिक 24 घंटे में विक्रम और उसकी टीम आपके आगे होंगी और आपका दुश्मन जी लाश नहीं जिंदा चाहिए मुझे मेरे दुश्मन। बूढ़ा आदमी गुस्से में बोला तो राणा हाँ में सिर हिलाकर बोला, जी मालिक ऐसा ही होगा। इतना बोल राणा अपने आदमियों के साथ चला जाता है। राणा के जाने के बाद वो बूढ़ा व्यक्ति बोला, लगता है शहर में बहुत शांति हो गई है और ये मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, मुझे फिर से डरकर माहौल चाहिए जिसके लिए एक और अपना बनाया हुआ लोहे का आदमी भेजना होगा। इतना बोल वो खड़े होकर सीढ़ियों से उस रूम में चले जाते हैं जहां डॉक्टर की टीम काम कर रही है। उस बूढ़े आदमी को देख सभी अपना सिर झुका लेते हैं। तैयार हो गई वो क्या? तुम्हें क्या नहीं पसंद? वो बूढ़ा व्यक्ति बोला, मुझे इग्नोर करना, अगर किसी मर्द ने मुझे इग्नोर किया तो मैं उसे उसी समय मार दूंगी। इतना बोल वो लड़की अपना सिर ऊपर कर लेती है तो वो टीना थी जिसकी आंखें भी नीली हो चुकी थी।
गुड, अच्छा काम किया आप लोगों ने, अब देखो ये कैसे तरह अपने दुश्मन को मार सकती। वो बूढ़ा व्यक्ति बोला, जिसे सुनकर एक डॉक्टर आगे आकर बोला, हमने इसके दांतों में ऐसी मशीन लगाई है जिससे किसी का खून पीकर पा सकती है इसके। ऐसा बोलते हुए टीना अपना दांत दिखाती है तो उसके ऊपर के और नीचे के 2 दांत बड़े हो जाते हैं। वो बूढ़ा व्यक्ति बोला तो डॉक्टर बोला, दूसरा इसके सिर बालों में ऐसी ताकत कि किसी को छुएगी तो वो आदमी उसे समय कर जाएगा क्योंकि उनमें न देखने वाली बेल्ट है। डॉक्टर बोलने के साथ ही टीना अपने बाल खोलकर जब उन्हें घूमती है तो उनमें अब बेल्ट दिखाई देता। ये तो नया और अच्छा है। वो बूढ़ा व्यक्ति बोला, इतना ही नहीं सर, ये अपने हाथ के नाखून से मार सकती है किसी को भी जिनमें बेल्ट लगी है। जिसे सुनकर वो बूढ़ा व्यक्ति बोला, अच्छा बहुत अच्छा, तुम सभी ने अच्छा काम किया है। आज रात को इस शहर में छोड़ देना और ये लोग ये फोटो देखना, ये इसका मेन टारगेट होगा। वो बूढ़ा व्यक्ति एक फोटो डॉक्टर को देता है, वे सभी उस फोटो को देख शॉक हो जाते हैं। ये तो इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, एक डॉक्टर बोला। तो वो बूढ़ा व्यक्ति बोला, हाँ और मेरी दुश्मन का पति भी, इसका मरना बहुत जरूरी है अब। इतना बोल वो बूढ़ा व्यक्ति चला जाता है और वे डॉक्टर वो फोन उस केबिन में अंदर फेंक कर बोले, ये रहा तुम्हारा टारगेट, इस आदमी को तुम्हें खत्म करना है इसके करीब जाकर। टीना वो फोटो उठाकर उस आदमी को देख बोली, बहुत हैंडसम, मजा आएगा इसके साथ खुलने में, क्या तुम है इसका? आदित्य ओबरॉय, एक डॉक्टर बोला। तो टीना हंसते हुए बोली, आदित्य मैं आ रही हूं तुम्हारी मौत बनकर। जिसके साथ वे सभी डॉक्टर भी मुस्कुरा रहे थे। टीना उस फोटो को अपने पैंट की पॉकेट में डालकर बोली, मुझे इसके पास जाना है। अभी नहीं, रात को पहले तुम कुछ आम आदमी को भी मारना होगा, उसके बाद तुम इसके पास जाना, एक डॉक्टर बोला। तो टीना बोली, ओके, आज के लिए बस इतना ही। लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो और 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दो। और अगर स्टोरी आपको पसंद नहीं आ रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे ये स्टोरी हम यहीं पर रोक दें और दूसरी नई स्टोरी आपके लिए लेकर आए। चलिए अब आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। स्टोरी बाय SS एक्सप्लेनर। 103 मोना के बारे में पता चला सबको। तो टीना बोली, ओके, अब आगे। राहुल अपनी कार को गीता के क्लिनिक के आगे रुकता है तो गीता कार से उतर जाती है और वो राहुल को देखने लगती है। तो राहुल बोला, जाओ ना, तुम्हारे प्यारे मरीज इंतजार कर रहे होंगे। राहुल की बात सुनकर गीता हाँ में सिर हिलाकर अपना बैग सही से टांग फिर मोड़ने लगती है, पर कुछ सोचकर बोली, आप नहीं आएंगे? नहीं, मैं क्या करूंगा यहाँ पर, मेरी वजह से तुम परेशान होगी, इसलिए तुम जाओ। राहुल की बात सुनकर गीता हाँ में सिर हिला देती है और राहुल अपनी कार चालू कर चला जाता है। गीता उसे जाते हुए देखकर बोली, घर पर बोल रहे थे कि मुझे तुम पर बिल्कुल विश्वास नहीं है और तुम्हारे साथ ही रहूंगा, और अब देखो निकल गए। इतना बोल वो पलटकर गहरी सांस लेती है और फिर क्लिनिक का डोर खोल कर आता है तो वहां साइड में टेबल के पास बैठी लंकी गीता को देखकर अपनी कुर्सी से खड़े होकर बोली, गुड मॉर्निंग गीता मैडम। गुड मॉर्निंग पलक। इतना बोल वो टेबल पर रखे रजिस्टर पर अपने साइन करते हुए बोली, पलक और क्या चल रहा है यहाँ पर, कल मैं नहीं आई थी तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? वो लड़की पलक जो गीता के मंगलसूत्र और मांग में भरे सिंदूर को देख रही थी वो बोली, वैसे तो सब सही, लेकिन डॉक्टर आपके बारे में पूछने आए थे और परेशान हो गए कल से क्योंकि आपके सारे मरीज उन्हें देखने पड़े रहे हैं। पलक की बात सुनकर गीता बोली, ओ मुझे लगा ही था कि सर परेशान हो गए होगे मेरे बिना, अच्छा मैं उनसे मिल लेती हूँ पहले और माफी मांग लूंगी। इतना बोल गीता अंदर जाने लगती है तभी पलक बोली, मैडम आपने शादी कर ली? उसकी बात सुनकर पलक अपने गले में पहने मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर को छुपा कर बिना कुछ बोले चली जाती है, जिसे देखकर पलक कंफ्यूज हो जाती है कि मैडम ने अगर शादी की तो वो छुपा क्यों रही है सबसे, पर इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती है। गीता थोड़ी दूर आगे जाने पर बाथरूम में जाकर सही से मंगलसूत्र और मांग में भरे सिंदूर को छुपाकर बोली, क्या प्रॉब्लम है यार, ये अब सबको कैसे बोलूंगी कि मेरी शादी एक गुंडे से हुई है, इससे अच्छा तो यही किसी को पता ना चले कि मेरी शादी हो गई। यही सोच वो गहरी सांस लेकर वापस बाथरूम से बाहर आकर एक केबिन बाहर आकर खुद को नॉर्मल करके केबिन का डोर खोलकर मुस्कुराकर बोली, सर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जिसे सुनकर अंदर कुर्सी पर बैठा आदमी जो लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था वो अपना सिर ऊपर करके डोर की तरफ देखता है और गीता को देखकर बोला, अरे अरे मैडम जी आप इतनी जल्दी कैसे आ गई, और कुछ दिनों बाद आना था आराम से। जिसे सुनकर गीता उदास होकर बोली, सॉरी सर मैं आपको नहीं बता पाई छुट्टी की। जिसे सुनकर वो डॉक्टर गहरी सांस लेकर बोला, अच्छा अब सॉरी मत बोलो, आपके मरीजों को देख देख मैं परेशान हो गया, जाओ उन्हें देखो, आप कुछ तो आपके बारे में पूछ रहे थे। गीता हाँ में सिर हिलाकर बोली, ओके उन्हें मैं देख लूंगी, पर आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना सर? गीता भुला सा चेहरा बनाकर बोली। तो वो डॉक्टर गहरी सांस लेकर बोला, अरे हम तो बहुत कोशिश करते हैं मैडम आपसे नाराज होने की, लेकिन आप हर बार इस तरह का मासूम चेहरा बनाकर हमें नाराज होने का मौका देती कहाँ हो? जिसे सुनकर गीता हंसते हुए बोली, हाँ वो तो मैं आपको देने वाली भी नहीं हूँ, अच्छा मैं देखती अपने सभी मरीज को। ओके जाओ लंच के समय मिलते हैं। गीता हाँ में सिर हिलाकर मुस्कुराकर डोर खोलकर बाहर चली जाती है और ये देख डॉक्टर संदीप अपना काम करने लगते हैं। गीता बाहर आकर राहत की सांस लेती है।
अरे यार मैं लंच तो लाई ही नहीं, तो मैं कैसे इनके साथ लंच करूंगी? क्या मुझे सर को मना कर देना चाहिए? नहीं रहने देते हैं, बोल दूंगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इतना बोल वो आगे बढ़ जाती है और एक रूम में जाती है जहां पर बेड ही बेड रखे थे पास, जहां पर कुछ मरीज लेटे थे जिनमें ज्यादा लोग बूढ़े थे एक दो को छोड़कर। एक नर्स सभी को देख रही थी। कैसे हो आप लोग? गीता मुस्कुराकर अंदर आते हुए बोली। डॉक्टर गीता आप गई? एक बड़ा व्यक्ति अपने बेड से उठते हुए बोला। अरे अरे अंकल उठ क्यों रहे हो, बैठो ना यार। गीता उनके पास आकर उन्हें कंधे से पकड़कर बैठाकर बोली। कल क्यों नहीं आए डॉक्टर? एक और बूढ़ा व्यक्ति बोला जो इनके सामने बेड पर लेटा हुआ था, और गीता जिसे सुनकर कुछ बोलती उससे पहले एक बूढ़ी औरत बोली, गीता बेटी मेरी बात मान जा, मेरे पोते से शादी कर ले, वो बहुत अच्छा है और तुझे फिर परेशान नहीं होना पड़ेगा घर पर, वो घर अच्छे से संभाल सकता है। जिसे सुनकर गीता मुस्कुराकर बोली, दादी आप भी ना, जब मैं छुट्टी करती हूँ तब आप ऐसा ही बोलती है। अरे मैं उस जानती नहीं, वो मुझे जनता नहीं है, फिर हम कैसे? अरे जानने में क्या, कल ही उसे बुला लेती हूँ, तो उससे मिलना तो बोलेगी मैं बिल्कुल सही बोलती हूँ। वो बूढ़ी औरत बोली तो गीता बस मुस्कुरा देती है और फिर सभी को देखने लगती है। अब वो क्या ही बोले, उसकी लाइफ में अच्छा नहीं बल्कि शैतान आदमी आ गया और उससे जबरदस्ती शादी कर ली है। दूसरी तरफ राहुल कार लेकर मोना के पास जा रहा था घर पर, लेकिन कुछ सोचकर पहल आदित्य को कॉल करके पूछता है कि दी घर पर है, तो आदित्य उसे बता देता है, जिसे सुनकर राहुल परेशान होकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है और कार पार्क कर भागकर मोना के रूम में पूछता है दी। इतना बोल वो अंदर आता है तो देखता है कि मोना तो आराम से बेड पर बैठकर अपने बेटे आरव के साथ खेल रही थी और आदित्य उन दोनों को सामने सोफे पर बैठकर देख रहा था लैपटॉप पर काम करते हुए। राहुल आओ ना अंदर, मोना राहुल को देखकर बोली। तो राहुल अंदर आते हुए बोला, आप ठीक है नादी, और कल रात इतना कुछ हो गया आपने मुझे क्यों नहीं बताया? राहुल मामू। राहुल की आवाज सुनकर आरव बेड पर खड़ा होकर बोला, मैं अच्छा हूं, बस मम्मा को गोली लगी है यहाँ पर। आरव अपनी कंधे पर इशारा करके बोला राहुल को। तो मोना बोली, मैं ठीक हूँ राहुल, चिंता मत करो। और आरव के स्कूल में एकदम से वो सब हुआ जिससे मुझे मौका नहीं मिला तुम्हें बताने का। अच्छा ये छोड़ो, मुझे आदित्य जी ने बताया है कि तुम्हारी शादी थी कल, किससे की तुमने शादी, और इतनी भी जल्दी थी कि मेरे लिए नहीं रुक सके। मोना राहुल से नाराज होने का नाटक करके बोली। तो राहुल मोना के पास आकर आरव को वापस बेड पर खड़ा करके बोला, अरे दी मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे उसे सजा देनी थी इसलिए मैंने ऐसा किया बस। राहुल धीरे से बोला तो मोना कंफ्यूज हो जाती है कि वो किसकी बात कर रहा है, और फिर उसे याद आया और वो शॉक होकर बोली, राहुल तुमने डॉक्टर गीता के साथ? राहुल मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देता है। मोना उसे घूर के बोली, गधे हो तुम पूरे राहुल, अरे तुम्हें उसे सजा देनी थी, खुद को नहीं पागल आदमी। आप मुझे पागल और गधा क्यों बोल रही हो? और मुझे तो ये प्लान सही लगा था, अब वो लाइफ टाइम इस शादी के बंधी रहेगी। राहुल अब मैं तुम्हें क्या बोलूं, तुमने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली यार, वो लड़की बहुत चालक है, मुझे डर है वो तुम्हें धोखा। मोना आगे बोलती उससे पहले ही राहुल जल्दी से बोला, नहीं दी वो इसी नहीं है, मैंने पता किया उसके बारे में, उसका किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है, और अगर उसने ऐसा कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओ मतलब सजा नहीं, प्यार का चक्कर भी है, मोना मुस्कुराकर बोली। जिसे सुनकर राहुल अपने चेहरे पर आए शर्म के भाव को छुपाकर बोला, नहीं नहीं ऐसा नहीं बिल्कुल भी, मैं तो उससे नफरत। लीली भाभी मतलब क्या, विशाल भाई की भी? राहुल मुस्कुराकर बोला, कल सब ने बहती गंगा में हाथ धो लिए। मोना शौक हो रह जाती है और राहुल कॉल रिसीव कर बोला, हाँ भाभी क्या हुआ? राहुल तुम कहाँ हो, क्या तुमने गीता के लिए खाने का इंतजाम किया, और खुद भी खाने का क्या है, अगर नहीं किया हो घर आ जाओ, मैंने खाना बना दिया है, लेकर जाओ, वो भूखी होगी। जिसे सुनकर राहुल गहरी सांस लेकर बोला, क्या भाभी आपको उसकी इतनी चिंता क्यों है? वैसे मैं उसके पास नहीं बल्कि दी के पास हूँ, वो हॉस्पिटल। लाओ मुझे फोन दो राहुल। मोना राहुल की तरफ हाथ करके बोली। तो राहुल मोना को मोना देता है। हेलो भाभी आपने भी कर ली भाई से, और मुझे बुलाया क्यों नहीं? मोना बोली। तो लिली बोली, दी वो मोड़ हो गया तो कर ली, वैसे आप हॉस्पिटल में क्यों है, क्या कुछ हुआ है आपको, सब ठीक है? लीली किचन से हॉल में आते हुए बोली, जहां बाकी लोग भी सोफे पर बैठे हुए थे और उसकी बात सुनकर सभी हैरान जाते हैं। क्या हुआ मोना को? विशाल परेशान होकर खड़े होकर बोला। तो लिली बोली, पता नहीं, लेकिन राहुल गया तो कुछ तो हुआ होगा। जिसे सुनकर विशाल उसके हाथ से फोन लेकर बोला, हाँ छोटी क्या हुआ, तू झूठ मत बोलना, मुझसे समझी, तुझे मेरी कसम सच सच बोल, और रुक हम भी आ रहे हैं वहां। विशाल बोला। तो अर्जुन कविता राघव और नताशा भी हाँ में सिर हिलाकर बोले, हाँ। अरे नहीं यार आप लोग मत आओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और क्या हुआ वो आपको बाद में बता दूंगी। अच्छा एक काम करती हैं, मैं आदित्य और आरव के साथ शाम के टाइम सीधा वही आ जाएंगे। मोना बोली। तो आदित्य सोचकर बोला, अच्छा ठीक है, पर आना जरूर वरना हम सब वहां आ जाएंगे, समझी? नहीं भाई इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मोना बोली। फिर कुछ देर और बात होने के बाद कॉल काट देता राहुल और मोना से शाम को आने को बोलकर निकल जाता गीता के पास उसके लिए होटल से खाना लेकर। आज के लिए बस इतना ही। 104 बहस और राहुल का गुस्सा।
फिर कुछ देर और बात होने के बाद कॉल काट देता राहुल और मोना से शाम को आने को बोलकर निकल जाता गीता के पास उसके लिए होटल से खाना लेकर। अब आगे हॉस्पिटल में राहुल के जाने के बाद मोना सामने सोफे पर बैठे आदित्य को देखकर बोली, आप चलेंगे ना आदित्य। जिसे सुनकर आदित्य अपना सिर ऊपर करके मोना को देखता है जो उसे ही देख रही थी अपने बेटे के साथ। उन्हें देखकर आदित्य मना नहीं कर पाया, वरना वो घर जाकर आराम करना चाहता था क्योंकि उसने आराम नहीं किया था, पर वो अपनी वाइफ को और ज्यादा दुखी नहीं करना चाहता था क्योंकि उसने पहले ही उसके एजेंट बनने से मना किया था। बस इसलिए वो हल्का सिर हाँ में हिलाकर अपना काम करने लगता है। तो मोना आरव को देखकर मुस्कुरा कर बोली, आरव हम तुम्हारे सभी मामू से मिलने चल रहे हैं। लेकिन मम्मा वो बहुत दूर है ना, उनका घर गाँव में। नहीं वो इनका घर नहीं था, वो वहां कुछ दिन रुके थे, इनका घर मुंबई में है और अब हम शाम को चल रहे हैं। जिसे सुनकर आरव खुश हो जाता है और दोनों फिर से खेलने लगते हैं चिड़िया उड़। और आदित्य उन दोनों की आवाज सुनकर लैपटॉप पर काम करते हुए मुस्कुरा रहा था। राहुल गीता के क्लिनिक के बाहर अपनी कार रोककर फिर खाने की थैली लेकर अपने घड़ी में टाइम देख बोला, देख आता हूँ टाइम 2 हो ही गया खाने का। इतना बोल वो कार से उतर कर जाने लगता है और अंदर आकर डोर खोलकर सामने बैठी लंकी से बोला, हेलो क्या आप डॉक्टर गीता को बोला देगी। राहुल आगे कुछ बोलता कि वो उसका पति है और उसके लिए खाना लाया है, उससे पहले वो लंकी बीना अपना सिर ऊपर करके बोली, कुछ देर इंतजार करो मैडम अभी सर के केबिन में लॉन्च कर रही है। जिसे सुनकर राहुल के चेहरे के भाव चेंज हो जाते हैं। वो किसी और के साथ खाना खा रही है, क्या उसे पता नहीं है कि मैं उसके लिए खाना लेकर आने वाला हूँ, या वो सब जानकर भी अनजान बनकर किसी और के साथ केबिन। इतना सोच उसका दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है और उस लड़की से बोला, कहाँ है आपके सर का केबिन। इतना बोल वो आगे कदम बढ़ा देता है तो वो लड़की कंफ्यूज होकर अपना सिर ऊपर करके किसी अनजान आदमी को इस तरह अंदर जाते हैं देखकर जल्दी से अपनी कुर्सी से खड़ा होकर बोली, हेलो मिस्टर ये क्या तारिका अंदर जाने का, गार्ड को बोलाकर बाहर फेंकवा दूंगी समझे, मैंने कहा ना, वापस लौटो यहाँ से। वो लड़की गुस्से में राहुल के आगे आकर बोली। तो राहुल उसके कंधे पर हाथ रख उसे दूर करके बोला, दुरहट मुझे मेरी बीवी से मिलना, तू कौन होती है बीच में आने वाली, और मैं भी देखूं कि मेरे बिना वो कैसे खाना खा सकती है। राहुल आसपास रूम में देखकर बोला। वो लड़की मुंह खोले उसे ऐसा करते हुए देख रही थी और उसकी बात सुनकर तो वो और ज्यादा हैरान थी और फिर से राहुल के पीछे आते हुए बोली, कुछ भी हो तुम इस तरह ये सॉर नहीं कर सकते और बाहर चलो, मैं मैडम को बोलती हूँ। नहीं अब तो अपन मिलकर जाएगा अपनी बीवी से। इतना बोल वो साइड में बने केबिन की तरफ बढ़ने लगता है तो वो लड़की और तेजी से उसे रोकने की कोशिश करता है, पर उस रोक पाती तब तक वो केबिन के बाहर पहुंच जाता है और राहुल की सीधी नजर केबिन के अंदर जाती है जहां पर गीता और एक आदमी एक ही टिफिन में से खाना खा रहे थे हंसते हुए, और वो लकड़ा कुछ बोलता तो गीता हंसने लगती है और वो लकड़ा उसे फिर मुस्कुरा कर देखता है। अपनी बीबी को इस तरह किसी और के साथ हंसते हुए खाना खाते हुए देख राहुल जालकर राख हो जाता है और उसके चेहरे पर गुस्से वाले भाव आ जाते हैं। वो इस लकड़ी के लिए इतना परेशान हुआ, अपनी दी जल्दी में बाय बोलकर आया इसके लिए ताकि ये भूखी ना रहे, लेकिन ये तो यहाँ पर मुझे से किसी और के साथ खाना खा रही है, उसे फिर उसका लाया खाना क्या पसंद आएगा भला। यही सोच उसके हाथ से खाने की थैली छूट जाती है और सारा खाना नीचे गिर पड़ता है। वो लड़की ये देखकर अपने मुंह पर हाथ रख लेती है, इसका मतलब सच में ये मैडम का पति है और उनके लिए खाना लाया था, पर मैडम को सर के साथ खाना खाते हुए देखकर शायद इस बुरा लगा होगा। वो लड़की ये सोच ही रही थी तभी राहुल एक जोर का मुक्का डोर में मारता है जिससे तेज आवाज आती है और उसकी आवाज सुनकर वो लकड़ी डर से 2 कदम दूर हो जाती है और आसपास रूम में मरीज निकल बाहर आ जाते हैं। गीता और डॉक्टर संदीप भी उस आवाज सुनते हैं तो वो डोर की तरफ देखते हैं। गीता जिसे ही पलट कर देखती है तो डर से उसकी आत्मा तक कांप उठती है। राहुल लाल आंखों से उसे देखे जा रहा था और ऐसा लग रहा था उसे देखकर को वो उसका खून कर देगा पक्के में। गीता डरते हुए राहुल को देखने लगती है। हेलो मिस्टर यह क्या तमाशा है। संदीप अपनी कुर्सी से खड़े होकर केबिन से बाहर आते हुए बोला और फिर डोर खोल देता है। गीता संदीप की बात सुनकर और उसे गुस्सैल राहुल के पास जाता हुआ देखकर कुर्सी से खड़े होकर बोली, सर रुको। इतना बोल वो संदीप के पास आ पाती उससे पहले संदीप राहुल की कॉलर पकड़कर बोला, क्या वे ये तूने दारू का ठेका समाज जो यहाँ अपनी गुंडागर्दी देखा रहा है तू। गीता ये देख डर जाती है, उसे डर लग रहा था कि राहुल गुस्से में संदीप को नुकसान ना पहुंचा दे। राहुल जो गीता को देख रहा था वो इस आदमी को पानी कॉलर पकड़ता देखकर उसके हाथ पकड़कर उन्हें नीचे करके बोला, इन्हें नीचे कर ले वरना तेरा इलाज करने के लिए किसी और डॉक्टर को बोलना पड़ेगा समझा। इतना बोल वो गीता को देखता है जिसकी नजर नीचे पड़े खाने पर चली गई थी और वो उसे देखकर समझ गई राहुल के गुस्से होने की वजह। वो भी पहले राहुल का ही आने का इंतजार ही कर रही थी, पर संदीप सर ने उससे जिद की तो वो मना नहीं कर पाई। पर सच यही भी तो कि इस आदमी पर उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि ये आदमी उसके लिए खाना लाएगा। उसे तो लगा था कि ये भूल गया होगा और कहीं मस्त होगा, पर ये उसने नहीं सोचा था। गीता ये सोच रही थी और वो राहुल से कुछ बोलती उससे पहले ही राहुल पलट कर जाने लगता है गुस्से में। तो गीता बस हाँ में सिर हिला देती है और फिर 2 मिनट बोलकर जिसे जाते हुए देख बाकी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन वो लड़की समझ जाती है कि अब तो सच में ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। गीता जब अपने क्लिनिक के बाहर आकर देखती है तो राहुल कार का डोर खोलकर उसमें बैठने वाला था।
राहुल रुको, मेरी बात तो सुनकर जाओ। इतना बोल वो राहुल के पास आ जाती है तो राहुल पलट कर बोला, बोलो तुम्हें अब क्या बोलना है। वैसे मेरी सोच सही थी तुम्हारे बारे में कि तुम बहुत मतलबी हो, तुम्हें पता था कि मैं आऊंगा तुम्हारे लिए खाना लेकर, तो तुम्हें तो अपने सर के साथ खाना खाना था, वो भी हंसते हुए ना। राहुल क्या बकवास कर रहे हो तुम यार, और ऐसा कुछ भी नहीं है समझे। राहुल की बात सुनकर गीता भी गुस्से से उसे उंगली दिखाकर बोली। तो राहुल बोला, अच्छा तो मैं बकवास कर रहा हूँ और तुम सही कर रही थी, मैं पागल था जो तुम्हारे लिए खाना लेकर आया अपने भाभी के कहने पर, और अब मैं उन्हें साफ मना कर दूंगा कि आगे से वो तुम्हारे खाने के बारे में ना सोचे, क्योंकि तुम्हें तो केवल अपने सर के साथ खाना अच्छा लगता है, वो भी उनके टिफिन में, राइट। राहुल गुस्से से गीता को देखकर बोला। तो गीता थोड़े गुस्से में बोली, राहुल तुम्हारी सोच घटिया है बिल्कुल तुम्हारे तरह। क्या हुआ कि मैंने अपने सर के साथ खाना ही तो खाया, और पहले भी खाती थी, तो मैं उन्हें मना नहीं कर, बस बात इतनी सी बात है। राहुल इसमें तुमने इतना बड़ा अंगमा खड़ा कर दिया यार मेरे सर के सामने, क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है यहाँ पर जो तुमने ऐसा किया। गीता चिढ़ते हुई गुस्से में बोली, अच्छा तो मेरे वजह से तुम्हारी बेइज्जती हुई उसके लिए सॉरी, और तुम बोलो तो तुम्हारे प्यारे सर के पैर पकड़कर उनसे भी माफी मांग लूं। राहुल गीता के आगे जोड़कर गुस्से से बोला और पलटकर कार का डोर खोलने लगा। तो गीता जल्दी से ना में सिर हिलाकर बोली, राहुल मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तो बस तुम्हें तुम्हारी हल्ती। ठीक है ना, मैं समझ गया, मेरी माँ की इन सब में मेरी गलती थी, मेरी गलती थी कि मैं यहाँ आया, मेरी गलती थी कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया क्योंकि तुम्हें अपने सर के साथ खाना पसंद है। इतना बोल राहुल कार में बैठकर जोर से डोर बंद करता है तो गीता डर से 2 कदम पीछे हो जाता है और वो उससे कुछ बोल पति नाम से उससे पहले राहुल फुल स्पीड से कार को ले जाता है, जिसे देखकर गीता के आंखों में आंसू बहने लगते हैं। तुम नहीं समझ सकते हैं राहुल, काश तुम्हें मुझ पर विश्वास होता। इतना बोल वो अपने आंखों से आंसू साफ करके पलटकर वापस क्लिनिक के अंदर चली जाती है। सभी लोग अपने अपने काम करने लगे थे संदीप के कहने पर, और संदीप अपने केबिन के आगे खड़ा था और वो गीता को वापस आते हुए देखकर बोला, तुम ठीक हो ना। गीता बस मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाकर अपने केबिन में चली जाती है। अब तक तो संदीप समझ चुका था कि कुछ तो है इन दोनों के बीच, पर वो गीता से इस बारे में कुछ पूछता नहीं है। उसे लगा कि गीता जरूरत पड़ने पर उसे खुद बता देगी, यही सोच वो अपने केबिन में चला जाता है। दूसरी तरफ राहुल बहुत तेज कार चला रहा था और उसके दिमाग में गीता के कहे हुए शब्द और उस आदमी के साथ इतने हंस हंस कर बातें करते हुए याद आ रहा था। कार शहर से बाहर एक खाई की ओर जाने लगती है तेज रफ्तार से, जिसे ही कार खाई से थोड़ी दूरी पर होती है उसी समय राहुल एकदम से कार के ब्रेक लगा देता है, जिससे कार घूमती हुए जाकर खाई के बिल्कुल कोने पर रुकती है कि थोड़ी और जाए तो कार खाई में गिर जाए। राहुल एक नजर खाई में नीचे देखता है और फिर कार अपनी आंखें बंद कर खुद के गुस्से को शांत करने लगता है। तुम मुझसे हमेशा इस तरह गुस्से से बात करती हो और उस आदमी के साथ इस हंस हंस कर खाना खा रही थी कि मैं नहीं वो तुम्हारा पति हो। इतना बोल उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। CH-105 राहुल की कार में टीना और मामी मेरी गर्लफ्रेंड बन गई। अब उस खाई के पास राहुल कुछ घंटे इसे ही कार में बैठा रहता है और जब अंधेरा हो जाता है तो कार चालू कर वापस कार को शहर की तरफ लेता जाता है और फिर कार गीता के क्लिनिक के आगे रोकता है तो अब तक वो बंद हो चुका था। राहुल हैरान होकर अपने हाथ की घड़ी में टाइम देखता है तो रात के 11 बजे गए थे यार, वो इतना लेट कैसे हो गया, अभी तक तो गीता घर पहुंच गई होगी, वापसी से पूछता हूँ। यही सोच अपना फोन निकलता है तो फोन बंद हो चुका था उसका। ये देख राहुल अपना सिर पकड़ लेता है। राहुल फिर कार चालू करके आगे बढ़ा देता है, शायद गीता टैक्सी से निकल गई होगी। यही सोचकर वो कार चला रहा था तभी उसे सामने एक लड़की खड़ी दिखाई देती है तो शायद उससे लिफ्ट मांग रही थी। राहुल कार उसके आगे रोक देता है, कार का शीशा नीचे करता है तो वो खूबसूरत लड़की जो छोटे ड्रेस पहने हुए थी वो नीचे झुककर राहुल को अपना सीना दिखाकर बोली, क्या आप मुझे आगे तक छोड़ दोगे प्लीज। राहुल उस लड़का चेहरा देखकर बोला, तुम तो टीना हो ना। हाँ तुम तो वही हो। टीना ये राहुल की बात सुनकर मुस्कुरा कर बोली, हाँ यार क्या तुम मुझे आगे तक लिफ्ट। राहुल कुछ देर सोचकर बोला, ओके। इतना बोल वो कार का डोर का लॉक खोल देता है तो टीना मुस्कुरा कर कार में बैठ जाती है। डोर बंद करके बोली, थैंक्स यार। राहुल हाँ में सिर हिला देता है और कार को आगे बढ़ा देता है। टीना फिर अपने ड्रेस के ऊपर का एक बटन और खोल लेती है गर्मी का बोलकर, जिससे अब उसके ऊपर हिस्सा आधे दिखने लगे थे, लेकिन राहुल उसे एक नजर देखता तक नहीं है क्योंकि उसके दिमाग में अभी तक वही सब चल रहा था। पर वो इस बात से अनजान था कि उसके पास उसकी मौत बेटी है टीना के रूप में, जो उसके साथ पहले वो सब करना चाहती है और फिर उसे मार देगी। इसलिए वो टॉप का एक और बटन खोल देती है, जिससे अब अगर राहुल उसे देख तो इसकी नजर वही रुक जाए। लेकिन राहुल तो देवदास बना हुआ था, इसलिए वो टीना की ऐसी हरकत पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसकी जगह और कोई मर्द होता तो अभी तक जाल में फंस चुका था, लेकिन अभी भी राहुल खतरे से बाहर नहीं था। टीना उस पर कभी हमला कर सकती थी, पर चाहती थी राहुल पहले उसकी बॉडी के मजे ले ले, फिर इसे एक झटके में मार देगी। दूसरी तरफ पुरानी बिल्डिंग के आगे एक कार रुकती है, जिसका आगे का डोर खोलकर गीता बाहर आकर फिर नीचे झुककर बोली, थैंक्स सर, अब आप जाओ, कल मिलते हैं, गुड नाइट। गीता मुस्कुराकर बोली,
तो संदीप मुस्कुरा कर गुड नाइट कर कार को आगे बढ़ा देता है। गीता उसे जाते हुए देखती है और वापस पलट कर घर को देखती है तो उसके चेहरे की सारी मुस्कान चली जाती है और आज दिन में जो भी हुआ उसे वो सब याद आने लगता है और गहरी सांस लेकर बोली, राहुल तुम इतने नाराज हो गए कि मुझे लेने तक नहीं आए। अच्छा हुआ सर मुझे यहाँ तक छोड़ने आ गए, वरना मैं तुम्हारे भरोसे वहां बैठी रहती रात भर, तब भी तुम नहीं आती। यही सोचकर गीता जब घर के अंदर कदम रखती है तो उसके कानों में एक बच्चे के हंसने की आवाज सुनाई देती है। तो वो कंफ्यूज होकर देखती है तो एक छोटा बच्चा पूरे घर में भाग रहा था, जिसके साथ अर्जुन, विशाल, नताशा खेल रहे थे। बाकी लोग सोफे पर बैठे हुए थे। एक नया आदमी और उसके साथ वो लड़की भी थी जिसे उसने पहली बार देखा था। मोना, तो क्या ये इसका पति और वो इसका बच्चा है? ये लड़की तो बहुत खतरनाक है, इसकी इतनी अच्छी फैमिली कैसे है? गीता को याद है जब वो पहली बार राहुल के साथ उस जंगल वाले घर में गई थी तब इस लड़की ने उसे बंदूक दिखा डराया था, जिसे याद कर गीता के माथे पर पसीना आने लगा था। अभी तक तो इस मेरे कांड के बारे में पता चल गया होगा, यानी पक्का ये मुझे गोली मार देगी। यही सोच उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। तभी लिली की नजर उस पर पड़ जाती है जो किचन से काफी बनाकर ला रही थी आदित्य के लिए। अरे गीता तुम वहां क्यों खड़ी हो, अंदर आओ ना। लिली की बात सुनकर गीता मोना को देखती है, जिसे देख वो डर से जल्दी से अपना सिर नीचे करके हाँ में सिर हिलाकर सीधे अपने रूम में जाने लगी थी। लिली आदित्य को कॉफी देकर बोली तो आदित्य थैंक्स बोलता है। गीता ना सिर हिलाकर और तेज कदमों से जाने को होती है तो मोना बोली, रोको गीता। जिसे सुनकर गीता के कदम वही रुक जाते हैं और वो पलट कर मोना देखती है जो उसे ही देख रही थी। तो गीता अपना सिर नीचे करके बोली, मर गई यार, इसके भाई ने मुझे इतना परेशान कर रखा है और ये अब जरूर ही मुझे गोली मार देगी। इससे अच्छे तो राहुल के ताने और उसका गुस्सा था यार, कम से कम में जिंदा तो थी। गीता ये सोच रही थी तभी मोना सोफे से खड़े होकर उसके पास आने लगती है, जिसे देखकर लिली विशाल को देखती है और मोना से बोली, दी छोड़ो ना, वो बच्ची है, उससे वो सब अनजाने में हुआ है। लेकिन तभी मोना गीता को हाथ दिखाकर चुप रहने का इशारा करती है तो वो विशाल को देखती है जो भी उसे बीच में बोलने से मना कर रहा था, लेकिन कुछ चिंता थी कि मोना दी गुस्से में गीता को कर या बोल ना दे। मोना को अपने पास आता हुआ देखकर गीता के दिल की धड़कन और तेज हो जाती है। आज उसे महसूस हो रहा था कि डर क्या चीज होता है। उसे मोना के रूम में अपनी मौत आते हुए दिखाई दे रही थी। मोना गीता के सामने खड़े होकर बोली, तुम मुझसे से बचकर भाग रही थी ना? सभी लोग ऐसा करते हुए देख रहे थे। आरव ने गीता को पहली बार देखा तो वो कंफ्यूज था कि ये लड़की है कौन। मम्मा खूबसूरत लड़की, ये कौन है? क्या ये मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी? आरव मोना के पास आकर उसका हाथ पकड़कर बोला। उसकी बात सुनकर सभी लोग शॉक थी और गीता अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर रहे इस छोटे से बच्चे को देख रही थी। इस लड़की का बेटा तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है यार, मतलब सीधा उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने का ऑफर दे रहा है। आरव, मोना बोली तो गीता हाँ में सिर हिला देती है। मोना फिर गीता के गले लगकर उसके कान में धोरे से बोली, पर एक बात याद रखना, मुझे सबसे ज्यादा प्यारा राहुल ही है। अगर उसकी आंखों में आंसू आए तुम्हारी वजह से तो तुम मुझसे कोई नहीं बचा सकता है, बस इतनी बात याद रखना मेरी भाभी। मोना गीता को धमकी देने के बाद प्यार सी उसके गाल खींचकर भाभी बोली ताकि वो मुस्कुरा दे। ऐसा ही हुआ, गीता मुस्कुरा देती है लेकिन उसे धमकी अब हमेशा याद रहेगी मोना दी की। मामी मुझे गोद में लो ना, आरव गीता का हाथ पकड़कर बोला। तो गीता मुस्कुराकर जैसे ही उसे गोद में लेती है तो आरव तुरंत ही उसके होठों पर किस कर देती है, जिसे देखकर गीता शॉक रह जाती है और बाकी सभी हंसने लगते हैं। गीता आरव को नीचे उतारकर बोली, तुम तो बहुत शैतान हो छोटे शैतान। इतना बोल वो उसके पीछे भागती है तो आरव आगे आगे भागने लगता है, ये बोलते हुए कि अब मामी मेरी गर्लफ्रेंड बन गई, मैंने उनकी किस लिए है, बहुत शैतान हो गया अब ये मेरा छोटा शैतान। मोना वापस सोफे पर बैठकर बोली तो आदित्य बोला, इस अब हमें डांटना और पिटना शुरू करना होगा वरना ये और ज्यादा बिगाड़ जाएगा। आदित्य की बात सुनकर मोना हाँ में सिर हिला देती है तो विशाल बोला, अरे लेकिन क्यों, वो बच्चा है, अभी बड़ा होगा सीख जाएगा। मोना आरव को देखकर बोली, नहीं भाई आदित्य जी सही बोल रहे हैं, अभी ये समझना और सुधारना जरूरी है वरना बड़े होने पर तो बच्चे माँ बाप की बातें इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। गीता, राहुल नहीं आया क्या तुम्हारे साथ? लिली बहुत देर से बाहर से राहुल का इंतजार कर रही थी, जिसे सुनकर सभी गीता को देखते हैं जो कंफ्यूज हो गई थी। आज के लिए बस इतना ही। इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब एपिसोड में आगे 106 टीना ने किया राहुल के ऊपर हमला, जिसे सुनकर सभी गीता को देखते हैं जो कंफ्यूज हो गई थी। अब आगे राहुल की कार में राहुल कार चला रहा था और टीना उसके पास बैठी थी और अपने टॉप के सारे बटन खोल देती है, जिससे उसके आगे सभी कुछ देख रहा था, पर राहुल अपनी सोच में कार चला रहा था। एक तरह से वो तो भूल हो गया था कि उसके पास टीना बैठी है। राहुल, तभी टीना बहुत प्यार से बोली जिससे राहुल उसकी तरफ देखे, लेकिन राहुल नहीं देखता है। तो वो फिर से बोली, राहुल डार्लिंग एक बार मुझे देखो ना, पर तब भी राहुल उसे नहीं देखता है तो उसे गुस्सा आने लगता है, लेकिन फिर कुछ सोचकर राहुल बिल्कुल करीब आकर उसके नीचे पैंट पर हाथ रखकर राहुल के उस भाग को दबा देती है। तो राहुल शॉक होकर अपने सोच से बाहर आकर कार के ब्रेक लगाकर बोला, ये क्या किया तुमने और मेरे इतने पास क्यों?
इतना बोल उसकी नजर उसके सीने पर चली जाती है, जिसे देखकर टीना मुस्कुरा कर अपना टॉप और खोलकर बोली, चले ना यार, मस्ती मरते हैं, वैसे भी यहाँ कोई नहीं है। राहुल अपनी नजर वहां से हटाकर सामने देखकर बोला, ये गलत है, मैं शादीशुदा हूं टीना, तुम इस बंद करो और वापस अपनी सीट पर बैठो या फिर मेरी कार से उतर जाओ। राहुल बिना टीना को देख गुस्से से बोला तो टीना उससे दूर होने की जगह उसके और करीब आकर उसके सीने पर हाथ फेरते हुए उससे और ज्यादा चिपक जाती है, जिससे राहुल के माथे से पसीना आ रहा था और खुद को भूलकर टीना के साथ खुद को भूलने लगता है। टीना उसके हाथ अपने सोने पर रखकर बोली, क्यों रोक रहे हो खुद को राहुल, किसी को नहीं पता चलेगा कि हमने क्या किया, प्लीज मुझे खुद के अंदर संभालो। इतना बोल उसके गर्दन पर किस करके अपना एक हाथ नीचे फेरने लगती है राहुल के, तो राहुल अपनी आंखें बंद करके बोला, टीना ये गलत है, प्लीज रुक जाओ। राहुल लंबी लंबी सांसें लेते हुए बोला, उसे खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, आखिर वो भी एक मर्द है जिसने अभी तक अपने ऊपर कंट्रोल रखा हुआ था, यहाँ तक कि गीता के पास भी वो नहीं गया था, पर टीना जब खोलकर उसके सामने आ गई तो उसे खुद के ऊपर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। वो उस चीज ने खुद को भूल बैठा था, जहां टीना ने उसे अपने जाल में फंसा लिया था। वो उसके खुद को भूल टीना के हाथों पर अपने होठ रख उसके ऊपर टूट पड़ता है और भूल जाता है खुद को गीता को। टीना ये देखकर खुश हो जाती है, मन आखिर फंस ही गए मुर्गा जाल में। दोनों एक दूसरे को किस किए जा रहे थे। राहुल के हाथ टीना के सीने पर थे और टीना का हाथ राहुल के पैंट के अंदर, जिससे वो राहुल को कंट्रोल करने लगी थी। राहुल थोड़ा भी लूज पड़ता तो वो उसे दबा देती है, जिससे राहुल की अंदर की गर्मी और बढ़ जाती। ये राहुल ने अनजाने में सही लेकिन वो गलती कर दी थी जो एक शादीशुदा मर्द को नहीं करनी चाहिए और जिससे गीता बिल्कुल अनजान है। पुरानी बिल्डिंग में लीली की बात सुनकर कि राहुल कहाँ है, गीता कंफ्यूज होकर बोली, लेकिन भाभी वो तो मेरे साथ नहीं आए, मैंने उन्हें दिन से नहीं देखा कि वो गए हैं। मैं अपने क्लिनिक से अपने सीनियर डॉक्टर की कार में आई थी, क्योंकि राहुल का इंतजार करते करते मुझे टाइम हो रहा था तो मैं उनके साथ चली आई। गीता की बात सुनकर सभी हैरान और परेशान हो जाते हैं, जिसे देख गीता कंफ्यूज होकर बोली, क्या हुआ, आप सब इस क्यों परेशान हो गए हो, क्या राहुल यहाँ नहीं आया दिन में भी? नहीं तो, लेकिन अब तुम्हारी बात सुनकर मुझे राहुल की बात चिंता हो रही है। लीली घबराए हुई बोली, लेकिन वो गया कहाँ है, कोई उसे कॉल तो करो। मोना सभी को देखकर बोली, मैं करता हूँ, विशाल बोला और राहुल को कॉल कर देता है। गीता, क्या दिन में तुम्हारे बीच फिर से झगड़ा तो नहीं हुआ था? लीली गीता के देखकर बोली तो गीता बस अपना सिर नीचे कर लेती है, जिसे देखकर सभी समझ जाते हैं कुछ तो हुआ था। अब बोलो भी, क्या क्यों लड़ी तुम मेरे देवर के साथ? कविता बोली तो गीता नम आंखों से बोली, मुझे नहीं पता वे कहाँ चल गए और दिन में भी मुझसे इसलिए गुस्सा होकर चले गए थे क्योंकि मैंने अपने सीनियर डॉक्टर के साथ खाना खा रही थी, मुझे लगा था वे नहीं आएंगे पर आए और उन्होंने वो देख लिया तो गुस्सा होकर चले गए। जिसे सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं, देखा इसी लंकी ने कांड किया है, पता नहीं कहाँ होगा बेचारा, किसी मुसीबत में तो नहीं है। कविता गीता की बात सुनकर परेशान होकर बोली तो लीली बोली, कविता ऐसा मत बोलो, वो अच्छा जहां भी हो, मेरा मन अब बहुत घबरा रहा है। लीली सोफे पर बैठकर बोली, भाभी आप चिंता ना करो, वो ठीक ही होगा, भाई कर रहे हैं ना उन्हें कॉल। मोना बोली पहले गीता को देखकर जिसके आंखों में आंसू आ गए और फिर लिली को परेशान देखकर। सभी लोग परेशान थे, तभी विशाल बोला, उसका फोन बंद बता रहा है, पता नहीं ये लड़का क्यों ऐसा करता है, मन तो कर रहा है इस ढूंढ कर खूब मारूं। जिसे सुन लिली, पर आप पहले उसे ढूंढ तो सही, पता नहीं कहाँ होगा। लिली बहुत ज्यादा डर और घबरा रही थी, जिसे देख बाकी लोग भी परेशान हो रहे थे। ये सब इस लंकी की वजह से हुआ, हम हमेशा बहुत खुश रहते हैं लेकिन ये लंकी कभी भी हम खुश नहीं रहने देगी, पता नहीं देवर जी को कौन सा भूत चढ़ा है जो इस पकड़ कर लेकर आ गए। कविता बोली तो गीता अपना सिर नीचे करके और ज्यादा रहने लगती है, बेबी शांत हो जाओ, वो वैसे ही बहुत परेशान है। अर्जुन कविता के पास आकर बोला तो कविता बोली, तो मैं क्या बोलूं अर्जुन, ये लड़की दिन भर से अपने काम में मस्त थी, इसे याद नहीं रहा कि हम बता दे कि राहुल वहां से गुस्सा होकर चला गया है, फिर काम की वाइफ है ये, इससे अच्छा तो वो राहुल शादी ही नहीं करता है। कविता गुस्से में बोली और सभी पहली बार उसे इतने गुस्से में देख रहे थे। कविता भाभी शांत हो जाओ, आखिर में मोना बोली तो कविता अर्जुन के सीने लग रोते हुए बोली, प्लीज आप राहुल भाई को ढूंढ कर लाओ ना अर्जुन, मुझे बहुत डर लग रहा है उसके लिए। राहुल उसे शांत कराते हुए मोना को देखता है, मोना खुद परेशान थी कि वो क्या करें, फिर वो कुछ सोचकर बोली, एक मिनट, राहुल राघव वाली कार लेकर गया है ना जो मैंने आरव के स्कूल के लिए स्पेशल ली थी? राघव हाँ में सिर हिला देता है तो मोना बोली, तो फिर हम उसकी लोकेशन पता चल सकती है आदित्य के फोन से। जिसे सुनकर सभी आदित्य को देखते हैं, आदित्य कंफ्यूज होकर बोला, मुझे नहीं पता कैसे, और अपना फोन मोना को देता है तो मोना बोली, वो मैं कर सकती है, उस कार को दो तरह से हम पता लगा सकते थे, पहला मेरे हाथ की घड़ी से जो मैं घर ही भूल गई या कहीं गिर, दूसरा मैंने आदित्य के फोन में उस कार सारी डिटेल डाल दी थी, जिससे हम कम से कम इतना पता कर सकते हैं कि अभी वो कार कहाँ है। इतना बोल कार का पता लगाने लगती है और सभी लोग उसे देख रहे थे। हाँ ये बात अपने मुंह से बोली थी। राघव बोल, मोना हाँ में सिर हिला देती है, क्या हुआ दी, पता चला कहाँ है वो? लीली मोना को देखकर बोली तो मोना बोली, मैं लगा रही हूँ दी पता, रुको थोड़ा अभी ये लोड हो रहा है।
कविता बोली, अब पता चला। मोना बोली। गीता भी मोना और उसके फोन को देख रही थी। वो भी राहुल के लिए परेशान थी। वो कभी नहीं चाहती कि राहुल के साथ कुछ हो जाए, भले ही राहुल ने उसके साथ कितना भी बुरा किया हो तब भी नहीं चाहती थी। और दिन में जब राहुल कार को इतनी तेजी से लेकर गया था तो वो भी घबरा गई थी, लेकिन उसे लगा कि वो घर आ गया होगा। पर अब उसे एहसास हो रहा था कि शायद उसने राहुल को बहुत ज्यादा गुस्सा कर दिया था। पता नहीं कहाँ हो गए, कहीं उनका कार का एक्सीडेंट तो नहीं। इतना सोच उसको और ज्यादा डर लगने लगता है और मोना को देखने लगती है, जो अपने फोन को देखकर बोली, राहुल की कार यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, करीब 30 मिनट की दूरी पर रोड साइड रुकी है। जिसे सुनकर सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। आप रहने दो भाई, मैं जा रही हूँ आदित्य जी के साथ कार में, तब तक आप लोग मेरे बेटे को देखना बस। मोना आरव को देख बोली, जो चुपचाप खड़ा था। आदित्य हाँ में सिर हिला देता है और फिर मोना और आदित्य जाने लगते हैं। तभी इनके कानों में गीता को आवाज आती है, दी क्या मैं चल सकती हूँ आपके साथ। जिसे सुनकर मोना आदित्य एक दूसरे को देखते हैं और मोना हाँ में सिर हिला देती है तो गीता अपने आंखों से आंसू साफ करके मोना और आदित्य के साथ घर से बाहर चले जाते हैं। मम्मा मम्मा, आरव रोते हुए इनके पूछे जाने को होता है तो विशाल उस पकड़ कर बोला, रो मत बेटे, आपकी मम्मा आपके डैडी के साथ राहुल मामू को लेने गई है। इतना बोल उसके सिर पर हाथ फेरने लगता है और उसका ध्यान हटाने के लिए बाकी लोग उसके साथ खुलने लगते हैं और आदित्य मोना आगे कार में बैठते हैं और गीता कार का पीछे कर डोर खोलकर बैठ जाती है और फिर वे लोग फोन में दिखाई दे रही राहुल की कार की लोकेशन के लिए निकलते हैं। और यहाँ राहुल कार में टीना के साथ था। वे दोनों के दूसरे को किस किए जा रहे थे। तभी एकदम से राहुल को गीता याद आती है तो वो अपनी आंखें बंद कर एक झटके से टीना को दूर कर कार का डोर खोलकर बाहर आते हुए बोला, ये ठीक नहीं है, जाओ यहाँ से। और कार से उतरकर अपने कपड़े सही करने लगता है। राहुल के ऐसा करने से टीना का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और अपने कपड़े पहनकर कार से बाहर आकर बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुए मना करने की मेरे साथ करने से। राहुल पलट कर बोला, सॉरी लेकिन मेरी एक वाइफ है और मुझे नहीं करना तुम्हारे साथ, प्लीज जाओ यहाँ से। राहुल कार के दूसरी तरफ खड़ी गुस्से में टीना के आगे हाथ जोड़कर बोला। जिसे सुनकर टीना गुस्से में बोली, अच्छा तो फिर मार। इतना बोल वो अपने सिर के पलों में जुड़ा खोल देती है और उसके ऐसा करते ही उसके सिर के वाले किसी काले नाग की तरह हवा में उठते हुए राहुल के ऊपर हमला करते हैं। राहुल जब ये नजारा देखता है उसकी आंखें खोली की खोली रह जाते, तभी उसके शरीर में बेल्ट लगती है जगह जगह, तो उसके मुंह से दर्दनाक चीख निकल जाती है। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो और 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दो। और अगर स्टोरी आपको पसंद नहीं आ रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे ये स्टोरी हम यहीं पर रोक दें और दूसरी नई स्टोरी आपके लिए लेकर आए। चलिए अब आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। स्टोरी बाय SS एक्सप्लेनर। 107 राहुल की हालत देख मोना के आंखों आंसू। यही है बिग बॉस का घर और मुझे यकीन है कि इस घर में तैयार हो रहे हैं उस तरह के लोग जो इस दुनिया को खत्म कर सकते हैं। अंकित बोला। तो उसके पास बैठी मोहिनी बोली, पर सर ये बहुत बड़ा रिस्क है, आपको पता है ना ये किस आदमी का घर है, अगर पकड़े गए तो हमारी सरकार भी हमें नहीं बचा पाएगी। मोहिनी की बात सुनकर कार में पीछे बैठे रूही, जीतू, अजीत हाँ में सिर हिला देते हैं। जो भी हो हम कुछ तो करना होगा। एक आदमी ने जब शहर में इतना आतंक मचा दिया था कि लोग रातों को निकलना बंद कर देते हैं, अगर उस जैसे आदमी और बन गए तो इस शहर में लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम करना ही होगा फिर चाहे भी हो। अंकित गहरी सांस लेकर बोला, सर तो फिर हमें क्या करना है। रूही बोली। तो उसकी बात सुनकर सभी लोग अंकित को देखते हैं तो अंकित उनके आगे एक पेपर रखकर बोला, ये रहा इस घर का नकाशा, हम कहाँ कितने लोग मिलेंगे देखो। इतना बोल अंकित सभी लोगों को अपना प्लान बताने लगता है। प्लान बताने के बाद अंकित बोला, किसी को कोई सवाल है तो पूछ लो, और हाँ एक बात, अगर आप में से किसी को वापस लौटना तो अभी लौट जाए, क्योंकि एक बार हम लोग इस घर में चले गए तो हो सकता है कि शायद फिर हम में से कोई भी कभी भी वापस लौट कर ना आ पाए। ये मिशन हमारा आखिर मिशन भी हो सकता है। अंकित इतना बोल सभी को देखता है, सभी लोग एक दूसरे को देखते हैं। सर बाकियों लोगों का तो पता नहीं, पर मैं आपके साथ कभी नहीं छोड़ने वाला हूं, आप चिंता मत कीजिए, अगर मौत लिखी हमारे तो सबसे पहले मैं मरूंगा। जीतू बोला। तो अंकित हाँ में सिर हिला देता है। और मेरा दुनिया में कोई यही ही आपके लिए मरना है, आपके जीना। अजीत बोला, मैं भी तैयार हूँ। रूही बोली, मेरे बहुत सपने हैं सर, पर जिसके साथ है अगर वो पीछे नहीं हट रहा है तो मैं भी उसके साथ लड़ते हुए मरना पसंद करूंगी। मोहिनी अजीत को देखकर बोली। तो अजीत बोला, किसी को किसी लिए जीना मरना नहीं चाहिए, मुझे इस धरती माँ के लिए मरना है, और मुझे उस धरती माँ के बेटे के लिए जो उनके लिए मरना चाहता है। अजीत सवाल का जवाब देते हुए मोहिनी बोली, और दोनों एक दूसरे को देख जा रहे थे और बाकी लोग उन्हें। मुझे लगता है कि हम लोग अंदर जाए उससे पहले तुम लोग एक दूसरे से बात कर लो अच्छे से, हमारे यहाँ से वापस आने बहुत कम चांस से। इतना बोल अंकित कार से उतर जाता है और इसके साथ जीतू और रूही भी कार से बाहर आ जाते हैं। इनके जाते ही मोहिनी अजीत को देख बोली, अजीत तुम अकेले कैसे मरने की सोच सकते हो, मैंने तुम्हारे साथ हर मिशन में दिया है और मेरा खुद से वादा है कि अगर मौत आई तो साथ में आएगी।
लेकिन तुम्हें क्यों मरना है मेरे साथ? कितनी बार बोला मैंने कि मैं प्यार जैसी चीजों के लिए नहीं हूं। मेरा एक सपना है कि देश के काम आऊं और जरूरत पड़े तो हंसते हुए मौत को गले लगा लूं। मोहिनी, पर तुम मेरे साथ मारी तो शायद मैं मुस्कुरा कर ना मारूं। मेरे दिल में तब ये दुख होगा कि मेरी वजह से तुम मेरी। तो मोहिनी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे देखकर बोली, अजीत मैंने तुमसे प्यार किया है, बदले में तुमसे नहीं कहती कि तुम भी मुझसे प्यार करो। अजीत यार, इतनी बड़ी दुनिया में तुम्हें में ही मिला प्यार करने के लिए। मुझसे अच्छे अच्छे लड़के हैं, उनसे करो ना। मेरे साथ तुम्हें केवल मौत मिलेगी। अजीत बोला, हाँ तो तुम्हारे साथ मिलेगी तो मंजूर है मुझे अजीत, जीना तुम्हारे साथ तो मरना भी तुम्हारे साथ है बस। उनकी बातों की आवाज बाहर तक आ रही थी। यार रूही, इन दोनों का भी अजीब है। एक देश से इतना प्यार करता है कि उसके लिए मरना चाहता है और दूसरा उससे इतना प्यार करती है कि वो उसके साथ मरना चाहती है। जीतू बोला, हाँ यार, पर दोनों अपनी जगह सही है मेरे हिसाब से। वैसे तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं है जिसके लिए तुम जीना चाहते हो। रूही अपने पास खड़े जीतू से बोली तो जीतू मुस्कुरा कर बोला, बहुत मुश्किल सबल किया है यार तुमने, जो मैं खुद नहीं करना चाहता हूँ खुद से। रूही फिर जीतू को देखकर बोली। तो जीतू गहरी सांस लेकर बोला, हाँ पर अब नहीं, कोई समय था जब हम भी किसी पर मरते थे, पर अब उसे याद कर उसे मारने का मान करता है, यहाँ खुद को खत्म करने की। लगता है आपके दिल उसके लिए बहुत नफरत है सर। रूही बोली तो जीतू बस मुस्कुरा कर बोला, छोड़ो ना यार, मेरे बारे अपना कुछ बताओ। मेरे बारे में साफ है सर जी, मैं जिससे प्यार करती थी उसे कभी नहीं बताया, और जब सोचा भी तब उसने किसी और का हाथ थाम लिया था, तो अब वो मिलेगा नहीं और कोई आया नहीं दिल में। रूही हंसते हुए बोली तो जीतू भी हंसने लगता है। अच्छा वैसे अंकित सर के लाइफ में तो कोई जरूर होगी ना? जीतू साइड में दूर खड़े अंकित को देखकर बोला तो रूही सोच कर बोली, पक्का नहीं पाता, लेकिन सर के फोन में एक लड़की की तस्वीर तो देखी थी मैंने, हो सकता है कि वो वही हो। यहाँ ये लोग अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे थे क्योंकि उनको पता है बिग बॉस घर में घुसकर वापस आना मुश्किल है। दूसरी तरफ जिस बिल्डिंग में विक्रम और उसकी टीम कैद थी, वहां तक राणा और उसके हाथ पहुंच गए थे और वे लोग सीधा हमला करते हैं। सभी गार्डों से हमला कर इन्हें खत्म करते हुए राणा अपने आदमियों के साथ उस लॉकअप के बाहर आते हैं। तो अंदर लॉकअप में विक्रम को उसकी टीम को देखकर राणा बोला, देख क्या रहे हो, तोड़ दो लॉक। उसकी बात सुनकर एक आदमी गोली से लॉक तोड़ देता है, जिसकी आवाज सुनकर अंदर सो रहे हैं विक्रम, विनोद, राशि और राम खड़े हो जाते हैं। तुम लोग बाहर आ जाओ अब, राणा बोला तो सभी खुश होकर बाहर आ जाते हैं। राणा सर, इस बिल्डिंग के ऊपर छोटे बॉस की बॉडी की जांच हो रही है। विक्रम बोला तो राणा बोला, अच्छा चलो देखते हैं। इतना बोल वो सबके साथ ऊपर चला जाता है, जहां आकर देखते हैं कि कुछ डॉक्टर अभी भी जांच कर रहे हैं। तो राणा अपने आदमियों से बोला, इन सबको मार दो और छोटे साहब की बॉडी को लेकर चलो। जिसे सुनकर वहां गोलियों की आवाज आती है। कुछ देर बाद वहां डॉक्टरों की लाश पड़ी हुई थी। बस राणा अपने आदमियों के साथ निकल जाता है उस नीली आंखों वाले की बॉडी और विक्रम और इसके सारे आदमियों को लेकर। इन सब से अनजान मोना आदित्य के साथ कार में राहुल को पास जा रही थी और पीछे सीट पर गीता परेशान बैठे हुए थी। मोना जिसे देखकर बोली, गीता एक सवाल पूछूं तुमसे? गीता मोना की बात सुनकर हाँ में सिर हिला देती है। तो मोना बोली, तुम्हारे दिल में क्या मेरे राहुल भाई के लिए? जिसे सुनकर गीता कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि वो इसे भी नहीं पता था। अच्छा तो तुम्हें नहीं पता, लेकिन मुझे मेरे भाई के दिल का साफ पता है कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। मोना की बात सुनकर गीता उसे हैरानी से देखने लगती है। तो मोना मुस्कुरा कर बोली, मुझे पता है तुम्हें मेरी बात पर विश्वास कर है, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ क्योंकि तुमने जो गलती की थी उसके लिए मैं सिर्फ तुम्हें मारने वाली थी, पर वो राहुल ही था जिसने बोला कि वो तुमसे बदला लेगा, इसलिए मैं तुम्हें ना मारूं। मोना की बात सुनकर गीता हैरान हो जाती है। तो मोना आगे बोली, बिल्कुल, और मुझे लगा वो तुम्हें कोई दर्दनाक सजा देगा, लेकिन गधे ने तुमसे शादी कर ली है। और जब मैंने आज हॉस्पिटल में पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया तो वो कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन मैं समझ गई थी कि वो तुमसे प्यार करता है और यही वजह थी कि मैंने भी तुम्हें माफ कर दिया उसके लिए। और फिर भी तुम्हें लग रहा है कि को तुमसे प्यार नहीं करता है, तो आज की घटना ही देख लो। वो तुम्हारे लिए खाना लेकर गया था, उसे तुम्हारी चिंता थी, पर तुमने क्या किया, किसी और साथ खाना खा रही थी, जिसे देखकर उसे इतनी जलन हुई कि खुद पर कंट्रोल ना कर पाया था। मोना बोली तो गीता के दिल में दर्द सा होने लगता है और वो अपने मुंह पर हाथ रख रोने लगती है, जिसकी हालत देखकर मोना आदित्य को देखती है जो चुपचाप कार चला रहा था। मोना फिर कुछ नहीं बोलती है, उसका काम यहीं तक का था, बाकी गीता की मर्जी। कुछ देर में उनकी कार राहुल के कार के पास पहुंच जाता है। वो रही राहुल की कार। आदित्य बोला, सामने रोड के साइड में रखी कार को देखकर। जिसे सुनकर मोना और गीता भी सामने देखने लगते हैं। तभी कोई साइड से निकलकर उनके कार के सामने आता है और वो कार के रोकने का इशारा कर रहा था, जिसे देखकर आदित्य जल्दी से कार रोक देता है। कार के सामने खड़ा इंसान पूरा खून में लथपथ था और वो अपने चेहरे के आगे हाथ करे हुए था। राहुल। गीता की नजर उस आदमी के अंगीठी पर जाती है तो वो चकिती हुए बोली। मोना गीता की आवाज सुनकर शौक रह जाती है और अब उसे वो राहुल ही लगा और फिर सभी जल्दी से कार से बाहर आते हैं। राहुल। गीता रोते हुए बोली और वो उसके तरफ जाने को होती है, तभी एक लड़की जिसकी चेहरे के आगे बाल ही बाल थे, वो बाल घूमती हुए तो उसके बालों से बेल्ट निकल राहुल के सिर में लगती है। तो राहुल की चीख सुनाई देती है। मोना के आंखों से भी बहने लगते हैं गीता के साथ राहुल की हालत देखकर।
आज के लिए बस इतना ही। मोना ने छोड़ा आदित्य को टीना के पास। अब आगे। राहुल की हालत देखकर गीता रोते हुए वही अपने घुटनों के बल बैठकर टीना के आगे हाथ जोड़कर बोली, प्लीज मेरे हस्बैंड को छोड़ दीजिए, उसने आपका क्या बिगाड़ा है। गीता को ऐसा करते हुए देखकर मोना और आदित्य राहुल के पास खड़ी लड़की को देखती है, जो गीता की बात सुनकर अपने हाथों के नाखूनों को बड़े करके उन्हें राहुल के गर्दन के नीचे एक उसका सिर ऊपर करके बोली, देख अपनी बीबी की आंखों में वो बोल रही है कि तू उसका हस्बैंड है। उसकी बात सुनकर राहुल दर्द भरे आंखों से गीता को देखता है, जो रही उसकी तरह घुटनों के बल बैठकर, तो राहुल अपनी आंखें बंद कर लेता है। क्या हुआ, नहीं मिला पा रहा नजर, उससे मिलेगा भी कैसे। मेरे खोली बॉडी देखकर खुद पर कंट्रोल जो नहीं कर पा रहा था और टूट पड़ा मुझ पर। उस लड़की की बात सुनकर मोना और आदित्य शॉक होकर एक दूसरे को देखते हैं और फिर वे दोनों गीता को देखते हैं तो वो अभी भी राहुल के लिए रो रही थी, और ये देखकर मोना और आदित्य को अजीब लगा कि गीता ने इतना सुनने के बाद भी राहुल के लिए इस लड़की से भूख मांग रही है। टीना अपनी टेडी गर्दन करके गीता को देखकर बोली, क्या हुआ, तुझे विश्वास नहीं है कि इसने मेरे साथ किया। नहीं चल, मैं तुझे अपनी बॉडी देखती हूँ जहाँ इसके गंदे हाथों के निशान है। इतना बोल वो अपना टॉप खोलने लगती है तो मोना और आदित्य की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और मोना तेजी अपने पति के आंखों पर हाथ उन्हें बंद कर बोली, आदित्य खबरदार, जो अपने इस लड़की की बॉडी देखी तो, और इसकी माँ को इस कोई शर्म है कि नहीं। मोना गुस्से में सामने लंबे बालों वाली लड़की को देख बोली, जिसने अपने आगे की पूरी बॉडी से कपड़े हटा दिए थे। गौर से देखने पर उसके सीने कर किसी के हाथ के सीने थे। गीता अपना सिर नीचे करके रो रही थी। लड़की, नीचे सिर क्या करे, देख तेरे पति का कमाल, कितने मजे लिए है इसने मेरे कार में और तू इस बचाना चाहती है। टीना गुस्से से बोली तो गीता बिना ऊपर सिर करके बोली, जो भी हो प्लीज आप उन्हें छोड़ दीजिए। जिसे सुनकर टीना बोली, कभी नहीं, इसने मेरे बॉडी के मजे लिए है तो इसे पर हक अब मेरा तेरा नहीं समझी। अब तुम लोग जाओ यहाँ से, मैं इसके साथ और खेलना चाहती हूँ और तुम लोग सुबह आना, तब तुम्हें इसकी लाश मिल जाएंगी बिना खून की, क्योंकि खून भी मुझे पसंद है। टीना राहुल गाल से एक बूंद खून की लेकर उसे मुंह पर रखकर बोली, तो जिसे देखकर मोना को कुछ याद आया और फिर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, यानी ये उस नीली आंखों वाले आदमी की तरह इंसानों का खून पीकर उन्हें मारने आए। इतनी जल्दी ये आ गई, मतलब वो आदमी बहुत तेजी से ये काम कर रहा है, इसी रहा तो इनकी संख्या बढ़ जाएंगी। मोना घिरे से बोली। तो आदित्य बोला, क्या अब मैं अपनी आंखें खोल लूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं समझे आप। मोना घुर के आदित्य को देखकर बोली। गीता पूरी हिम्मत करके अपना सिर ऊपर करके देखती है तो उसके सामने खड़ी लड़की की उसे आगे से खोली बॉडी दिखाई देती है, जहां किसी के हाथों के निशान थे, जिन्हें देखकर गीता अपनी आंखें बंद कर लेती है। राहुल की हिम्मत ही नहीं हो रही थी अब गीता को देखने की, और अब वो यही चाह रहा था कि वो मर जाए तो अच्छा है, क्योंकि उसने अपनी गीता को धोखा दिया है। राहुल ये सोच रहा था, तभी गीता अपनी आंखें खोलकर सामने खड़ी लड़की से बोली, मुझे नहीं पता तुम कौन और क्यों मेरे राहुल को मारना चाहती हो, और उसने जो किया वो गलती से किया, प्लीज उसे छोड़ दो। जिसे सुनकर टीना गहरी सांस लेकर बोली, मैं तुम्हारे इस पति को तभी छोड़ सकती हूँ जब मेरी भूख को कोई और मर्द शांत कर सके। टीना इतना बोल आदित्य को देखती है तो मोना गुस्से से आदित्य के सामने आकर बोली, सोचना भी नहीं मेरे पति के बारे में, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी। तुम मेरा क्या बिगड़ लूंगी लड़की, तेरे पति को मैं तुझे छीन ही लूंगी, पर अगर अभी तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो मैं इस लड़की को यही मारू दूंगी। इतना बोल वो अपना एक नाखून राहुल के गर्दन के अंदर थोड़ी छुपा देती है, जहां से खून आने लगता है और राहुल की हल्की चीख भी निकल जाती है। नहीं नहीं प्लीज उसे और दर्द मत पूछो, छोड़ दो उसे। गीता रोते हुए बोली। रोक उसे, कुछ मत करना, मैं अपने पति को भेज रही हूँ तुम्हारे पास। मोना बोली तो आदित्य अपनी आंखें खोलकर हैरानी से उसे देखने लगता है। सॉरी आदित्य, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, अपने भाई के लिए मुझे आपको इस लड़की के हवाले करना ही होगा, और वैसे भी आपके अंदर की आग देखी है मैंने, वो इस लड़की की आग को 2 मिनट में बुझा देगी। मोना आदित्य को देखकर बोली तो वो अपना मुंह खोले बोला, तुम्हारे कहने का मतलब क्या मेरे अंदर आग है? अरे आग है तो मैं किसी और के पास जाऊंगा, तुम पास ही तो आऊंगा ना। हाँ पता है आदित्य, पर अभी के लिए आप जाओ ना, नहीं पसंद आए तो वापस आ जाना सुबह। आदित्य फिर शौक जो जाता है, अरे ये लड़की उसे सुबह तक उसे जिंदा छोड़ेगी तब ना। ओके जा रहा हूँ, भगवान इसी वाइफ किसी को ना दे, बताऊं यार, अपने भाई को बचाने के लिए अपने पति की बलि चढ़ा रही है। इतना बोल सामने पलटने को होता है, तभी मोना उसके आंखों के आगे हाथ रखकर बोली, रोको, इसने अपने कपड़े नहीं पहने हैं। तो क्या हुआ, जा रहा हूं तो वैसे भी मुझे उतारने पड़ते ना, अब कम से कम मुझे उन्हें निकालने पड़ेंगे। चुप रहा हो आदित्य आप, और खबरदार अपने उसके बॉडी के बारे में सोचा भी तो। मोना आदित्य से गुस्से में बोली, और फिर वो सामने खड़ी लड़की से बोली, भेज रही अपने आदित्य को, लेकिन उससे पहले अपने कपड़े पहनो। जिसे सुनकर टीना कंफ्यूज होकर बोली, उसकी क्या जरूरत है, हम मुझे वैसे भी वही तो करना है, और पहन लिए तो तेरे पति को निकालने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। टीना ने वही बात बोली जो आदित्य ने बोली, और उसे सुनकर मोना आदित्य को घूरती है और फिर वापस टीना से बोली, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरे सामने आदित्य को अपनी बॉडी देखो, बाद में तुम करना वो बात अलग है। ओके जैसी तुम्हारी मर्जी। इतना बोल टीना अपने कपड़े पहन लेती है। गीता जाओ राहुल को लेकर आओ।
मोना बोली तो गीता खड़े मोना के आगे हाथ जोड़ लेती है तो मोना मुस्करा कर बोली, वो मेरा भाई है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ, अपने पति को दूसरी औरत के पास भी भेज सकती है। मोना उसे बस देखती है और फिर धीरे से बोली, खबरदार आदित्य, जो अपने राहुल जैसा काम किया तो आपके हाथ के निशाने देखे ना मुझे उसकी बॉडी पर तो वो मेरे ना मारे आपको मैं जरूर आपके दोनों हाथ काट दूंगी। जिसे सुनकर आदित्य अपनी आंखें खोलकर बोला, अरे तो भेज क्यों रही हो मुझे उसके पास? आदित्य, मोना आदित्य को आंखें दिखाकर बोली। तो वो चुप हो जाता है और फिर दोनों सामने देखते हैं तो गीता राहुल के पास पूछकर उसे चुपचाप हाथ पकड़कर खड़ा कर उसका हाथ अपने कंधे पर रखकर बोली, चलो मुझे मर जाने दो गीत, और जीजू को इस लंकी के पास मत आने दो, ये बहुत खतरनाक ना उन्हें मार देगी। आप चाप रहो अब राहुल, ये सब आपको पहले सोचना चाहिए था, तब तो इसके मजे ले रहे थे, अब आपके बजे आदित्य जी को अपनी जान खतरे में डालनी पड़ रही है। गीता राहुल की बात सुनकर गुस्से में बोली और फिर धीरे धीरे उसे कार के पास ले जाने लगती है। आदित्य, अब तुम मेरे पास आओ जल्दी। तो आदित्य उसके बाल और उसकी नाखून देखकर डरते हुए 2 कदम पीछे हो जाता है। क्या हुआ आदित्य, जाओ ना, वैसे भी तुमने बोला था कि तुम मेरे लिए अपनी जान भी दे सकते हो, जाओ तो। मोना गहरी सांस लेकर बोली और फिर राहुल को पकड़कर उसे कार में आराम से बैठा कर गीता से बोली, गीता तुम कार चलो, मैं छोटे के पास बैठी। इतना बोल वो राहुल के साथ कार में पीछे बैठ जाती है और डोर बंद कर लेती है। गीता अंदर बैठ राहुल मोना को देखकर फिर आगे कार की ड्राइविंग सीट पर बैठने से पहले आदित्य को देखती है जो उन्हें उदास भरी नजरों से देख रहा था। सॉरी जीजू, जब आपकी वाइफ ने आपको छोड़ दिया इसके पास तो मैं भला कर भी क्या सकती हूँ। इतना बोल वो कार में बैठकर कार को वापस पीछे ले जाती है। मोड़कर आदित्य उन्हें गहरी सांस लेकर बोला, क्या यार, अब इसके हाथों मुझे मरना पड़ेगा। मुझे कहा, मैंने सोचा था कि मैं हीरो की तरह अपने बीबी बच्चों को बचाते हुए मरूंगा। तुम मेरे हीरो हो आदित्य। तभी आदित्य को अपने कान में ये आवाज सुनाई देती है तो वो डर से जल्दी पीछे पलट कर देखता है तो वो लड़की बिल्कुल उसके पास खड़ी थी। आदित्य 2 कदम पीछे होकर बोला, दूर रहो मुझसे, मैं उसे दूर का आदमी नहीं हूं, समझी तुम? अच्छा, मैं भी नहीं हूं आदित्य, तुम मुझे आपने सीने से लगा तो मैं फिर किसी मर्द के पास ना जाऊं। टीना आदित्य की तरफ अपने कदम बढ़ाकर बोली, नहीं, मैं नहीं आने वाला तुम्हारे पास, मेरे बीबी बच्चे हैं यार, इनका क्या होगा? आदित्य अपने कदम पीछे लेते हुए बोला, अब तुम्हारा कोई नहीं आदित्य, मैं ही तुम्हारी सब कुछ हूं अब आदित्य, आई लव यू। टीना आदित्य जी तरफ एक और कदम बढ़कर बोली, ये राम, ये क्या बोल दिया तुमने, अब तो मुझे तुमसे प्यार करना होगा। आदित्य वही रुककर फिर टीना का हाथ पकड़कर बोला। टीना हैरान हो जाती है थोड़ी तो आदित्य उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, हाँ बेबी, सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे भी कोई ऐसी लड़की चाहिए थी जो केवल मुझसे प्यार करे। और मोना पता नहीं किस किस प्यार करती थी यार, वो खूबसूरत भी नहीं थी। तुम्हारी बात अलग है बेबी, मुझे तुम बहुत पसंद आई, चलो हम अपनी अलग दुनिया बनेगी जहाँ केवल तू और मैं होंगे। आदित्य टीना हाथ पकड़कर उसके साथ चलते हुए बोला। टीना के दिल में एक अलग ही खुशी हो रही थी और वो आदित्य के कंधे पर अपना सिर रखकर बोली, सच बोल रहे हो ना आदित्य, तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम मेरी बात पास विश्वास नहीं है बेबी? अगर ऐसा है तो लो मुझे मार दो। आदित्य टीना के हाथ अपने गले पर एक कर बोला। तो टीना जल्दी से ना में सिर हिला अपना हाथ आदित्य के गले से हटाकर पलटकर उसके सीने से चिपक कर बोली, नहीं कभी नहीं आदित्य, अगर अब मैंने आपको थोड़ी भी चोट पहुंचाई तो मैं खुद को भी मार लूंगी। तभी तुम मुझे पसंद आई बेबी, चलो तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर लेकर चलता हूँ। आदित्य टीना कार में बैठा कर बोला और फिर डोर बंद कर पलट उल्टी सा मुंह करने लगता है। टीना तो खुशी में पागल हो रही थी और आदित्य की हालत खराब, अच्छी मुसीबत में फंसा उसकी बीवी उसे। बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो और 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दो। और अगर स्टोरी आपको पसंद नहीं आ रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे ये स्टोरी हम यहीं पर रोक दें और दूसरी नई स्टोरी आपके लिए लेकर आए। चलिए अब आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। स्टोरी बाय एसएस एक्सप्लेनर। 109 बिग बॉस के घर में अंकित और उसकी टीम। अब आगे बिग बॉस के घर में अंकित अपनी टीम के साथ इंटर हो चुका था। राणा के साथ सभी गार्ड चले गए तो 2-3 हो गार्ड थे जिन्हें वे लोग मारकर उनकी लाश छुपा देते हैं। सभी लोग फिर घर के अंदर आते हैं, सभी के चेहरे पर मास्क था। सर ये घर तो बहुत बड़ा है, हम कहाँ जाना है? रूही बोली पूरे घर को देखकर। तो जीतू उसके मुंह पर हाथ धीरे से बोला, चुप हो जाए, यहाँ हम घूमने नहीं आए, अगर पकड़े गए ना तो पक्का हमारे कई सारे टुकड़े कर दिए जाएंगे। जिसे सुनकर रूही की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो खुद अपने होठों पर उंगली रख लेती है। अंकित अपने हाथ में लिए कागज में देखकर बोला, हमें सीढ़िया के ऊपर 2 रूम छोड़कर तीसरे वाले रूम में जाना है। उसकी बात सुनकर सभी हाँ में सिर हिला देते हैं और फिर सभी अंकित के पीछे जाने लगते हैं धीरे धीरे कदमों से 2 रूम में छोड़कर। जब अंकित तीसरे रूम के सामने आता है तो सभी को देखकर बोला, सभी लोग तैयार है ना? सभी हाँ में सिर हिला देते हैं, जिसे देखकर अंकित डोर पर हाथ रखने ही वाला होता है, लेकिन फिर कुछ सोचकर अपना हाथ पीछे लेकर मोहिनी को देखता है, जो अंकित का इशारा समझकर अपने पैंट की पॉकेट से एक छोटी सी डिब्बी निकालकर उसने सफेद पाउडर जब दरवाजे पर डालती है तो पूरे दरवाजे पर लाल तार दिखाई देती है, जिसे देख सभी अपने मुंह पर हाथ रख लेते हैं। ये क्या यार, अगर सर ने इस दरवाजे को छू लिया होता तो? इतना बोल जीतू डर से कांप उठता है। मुझे लगा ही था इतना आसान तो नहीं होने वाला हमारे लिए।
अंकित बोला, जिसे सुनकर अजीत बोला, तो क्या अब हम वापस लौट जाएंगे? तो और कोई रास्ता है हमारे पास? अगर इस दरवाजे को हमने हल्का टच भी किया तो हमारा उपकर टिकट कट जाएगा। मोहिनी बोली, क्या यार, मतलब हमारी सारी मेहनत खराब हो जाएंगी। रूही उदास होकर बोली। तो सभी सोच में पड़ जाते हैं। तभी इनके कानों में एक साथ गई पैरों की आवाज आती है, जिसे सुनकर सभी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। जल्दी से छुप जाओ वरना सब पकड़े जाएंगे, मोहिनी बोली। तो रूही जीतू के साथ एक कोने में दीवार के पीछे, मोहिनी अजीत का हाथ पकड़कर साइड की रूम में, और अंकित को कुछ समझ नहीं आया तो वहीं एक गमले के पीछे बैठ जाता है। मर गए, रूही बोली तो जीतू उसके होठों पर उंगली रख देता है, क्योंकि जिसे रूम में वे जाने वाले थे उसके पास वाले रूम का डोर खोलकर एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर आता है, जो पहले आसपास देखता है और फिर सीढ़ियों की तरफ जाता है। तो यह है बिग बॉस, मोहिनी उस रूम का हल्का सा डोर खोलकर बोली। तो उसके पीछे खड़ा अजीत उसके मुंह पर हाथ रख जल्दी से डोर बंद करके मोहिनी को घूर के गुस्से में बहुत धीरे आवाज में बोला, अबे वो यही है, दिखाई नहीं दिया क्या तुम्हें? मोहिनी अजीत के ऐसा करने से उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी और मौके का फायदा उठाकर जल्दी से उसके होठों पर किस कर देती है। ये देख अजीत हैरानी से उसे देखता है, पर वो अभी कुछ बोल नहीं पा रहा था, पर उसे मोहिनी पर गुस्सा बहुत आ रहा था। तभी मोहिनी सॉरी बोलकर उसके हाथ पर अपने होठ रख अजीत को किस करने लगती है, और अजीत बस उसे ऐसा करते हुए देख रहा था। ये लड़की उसका फायदा उठा रही है, क्या मुसीबत है? वो हल्की सी आवाज भी नहीं कर पा रहा था, जिसका पूरा फायदा मोहिनी उठा रही है। अगर मौत भी लिखी होगी तो वो उसे हंस के गले लगा लेगी इस पल को याद करके। यही सोचकर वो उसे किस किए जा रही थी। अजीत के हाथों की मुट्ठी कस चुकी थी और मोहिनी के कमर की तरफ बढ़ते अपने हाथों को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था कि वो उसका साथ ना दे, लेकिन उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। आखिर में उसे डर था, वही हुआ। वो उसके हाथ जिसे ही मोहिनी के कमर को छूते हैं तो वो फिर कस के मोहिनी से चिपक जाता है, जो डोर से चिपकी हुई थी, और फिर वो भी उसका साथ देने लगता है, जिसे देख अब मोहिनी हैरान थी। और फिर दोनों अपनी अपनी आंखें बंद कर एक दूसरे को किस किए जा रहे थे। वे दोनों एक दूसरे को इस तरह किस कर रहे थे जिससे ये उनका आखिर बार हो। शायद फिर वे लोग कभी किस ना कर पाए, और उनमें से कौन बच पाए ये भी किसी को नहीं पता है, इसलिए उनमें से कोई भी किसी को नहीं रोक रहा था। उस रूम के बाहर साइड दीवार के पीछे छुपे रूही और जीतू दोनों का कुछ ऐसा ही हाल था। फर्क इतना था कि वे लोग एक दूसरे को प्यार नहीं करते थे, पर जीतू के अपने इतने करीब आकर अपने मुंह पर हाथ रख रूही की दिल की धड़कन तेज हो गई थी, और वो जीतू को देख रही थी, जो अपने चेहरा थोड़ा बाहर निकालकर बिग बॉस को नीचे हॉल में जाते हुए देख रहा था सीढ़ियों से। उसके जाते ही जीतू राहत की सांस लेकर बोला, गया, बच गए। इतना बोल जब रूही के मुंह से अपना हाथ हटाता है तो देखता है कि रूही उसे ही देख रही है, पर जिस नजर से वो उसे देख रही है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इस नजर से अगर उन्होंने एक दूसरे को देखा तो शायद वो जाए, जो नहीं होना चाहिए। यही सोच जीतू अपना दूसरी तरफ करके बोला, वो मैं। तभी रूही जीतू के गाल पर किस करती है और शर्माते हुए अपना सिर नीचे कर लेती है। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी, पर जीतू का क्या, वो तो मुंह खोले इस नादान लड़की को देखने लगता है। ये क्या था? तुमने तो बोला था कि तुम्हें जो पसंद है तुम सिर्फ उसकी हो और वो तुम्हारा नहीं हो सकता है। जीतू शौक में ही बोला तो रूही अपना सिर ऊपर करके बुरा सा मुंह बनाकर बोली, तो क्या मैं उसके चक्कर कर अपनी जवानी बर्बाद कर दूं? अरे वो तो किसी और के साथ मजे कर रहा है, मेरा क्या? मेरी जवानी तो गोलियां चलाते हुए निकल जाएगी। इतना बोल वो रोनी सी शकल बनाकर बोली। तो जीतू बोला, पर क्या तुम्हें में ही मिला मेरी लाइफ में? पता है कि पहले थी अब नहीं है ना, तो क्यों ना में ही? इतना बोल शर्माने लगती है तो जीतू बोला, बिल्कुल नहीं, हमारा कुछ नहीं हो सकता, अपने काम पर ध्यान दो। इतना बोल वो वापस बाहर देखने लगता है, लेकिन अब रूही ने सोच लिया था वो अब इसके साथ कोशिश करेगी। यही सोच जूती से बिल्कुल चिपक जाती है, जिसे देखकर जीतू रूही को घूरता है तो वो उसे मुस्कुरा कर देखती है तो जीतू गहरी सांस लेता है। लेकिन इन सब में केवल अंकित ही था जिसकी नजर केवल बिग बॉस और उसके नीचे आए आदमियों पर थी। राणा बोलो, क्या खबर लाए हो? क्या मिल गए हमारे सभी शेर? वो बूढ़ा आदमी सोफे पर बैठकर बोले, हाँ मिल गए, हमने उन्हें बचा लिया है और वो अपने होटल में गए, पर उससे बड़ी खबर है कि हमारे छोटे बाबा की बॉडी मिल गई, जिसे कुछ डॉक्टर जांच कर रहे थे। राणा इतना बोल हाथ का इशारा करता है तो उसके पीछे से दो आदमी उस नीली आंखों वाले आदमी की बॉडी लेकर आते हैं, जिसके दो भाग थे, जिसे वो लोग बिग बॉस के सामने टेबल पर रख देते हैं। ऊपर से अंकित जब ये देखता है तो वो शॉक हो जाता है, इसका मतलब वहां डॉक्टर और उसकी सारी गार्ड। इतना बोल अंकित अपनी आंखें बंद कर लेता है, शायद उसने गलती कर दी, उसे जगह चेंज कर लेनी थी। अंकित ये सोच ही रहा था तभी उसके कानों में नीचे बैठे बूढ़े आदमी की गुस्से भरी आवाज आती है, किसने किया ये? तुम लोगों ने मारा कि नहीं? नहीं, हमें उस बिल्डिंग में केवल गार्ड और डॉक्टर ही मिले जिन्हें हमने तुरंत ही मार डाला था। जिसे सुनकर वो बूढ़ा आदमी बोला, तो क्या विक्रम और उसकी टीम को भी नहीं पता? पता होगा, हमने पूछा नहीं क्योंकि छोटे साहब के बारे में सुनकर हम सीधे वहां चले गए थे। राणा अपना सिर नीचे करके बोला। तो वो बूढ़ा व्यक्ति बोला, ओके, तुम लोगों ने अच्छा काम किया, कल सुबह विक्रम और उसकी टीम को बुलाकर पूछे लेंगे, वो जो भी हो हमसे दुश्मनी मोल लेकर उन्होंने अपने मौत खुद अपने हाथों से तय कर दी है।
इतना बोल बूढ़ा व्यक्ति खड़ा होकर एक आदमी से बोला, तुम मेरे पीछे आओ, छोटे बॉस की बॉडी लेकर, और बाकी लोग अपने अपने काम लग जाओ फिर से। उसके इतना बोलते ही सभी पाने जगह खड़े हो जाते हैं। अब आदमियों को जाल से बिछ गया था, यानी यहाँ से अब बाहर जाना अंकित और उसकी टीम के लिए मुश्किल होने वाला था। वो बूढ़ा व्यक्ति अपने सीढ़ी से चढ़कर उस रूम के बाहर आ जाता है। उसका दरवाजा खोलने से पीछे खड़े आदमियों से बोला, इस यही रखकर तुम लोग जाओ। वे दोनों आदमी उस नीली आंखों वाले लड़के की बॉडी नीचे रखकर पलट कर चले जाते हैं। इनके जाते ही वो बूढ़ा व्यक्ति पहले आसपास देखता है और फिर डोर के पास दीवार पर एक ना देखने वाला बटन को दबा देता है, जिसे दबाते हुए अंकित देख रहा था। उसकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक और चालाक है ये आदमी। अंकित को एहसास हुआ कि शायद सच में अब यहाँ से निकल पाना मुश्किल होगा, पर अब आ ही गए तो वो इस राज का पता लगा ही लेंगे। यही सोच वो देखता है कि वो बूढ़ा व्यक्ति डोर खोलते ही नीचे पड़ी बीडी को बीच में लटक रहे तार से खींच कर ले जाता है, जिसे उसके लिए उसकी कोई कीमत नहीं है। हो उसके जाते ही डोर बंद हो जाता है और बाकी लोग अंकित को देखते हैं अपनी अपनी जगह से। तो अंकित उन्हें वहीं रुकने का इशारा करता है जब तक कि वो बूढ़ा व्यक्ति वापस आकर अपने रूम में सोने नहीं चला जाता। तो सभी हाँ में सिर हिला देते हैं। दूसरी तरफ गीता कार चला रही थी और पीछे सीट पर मोना राहुल की चोटों से खून साफ कर रही थी कपड़े से। राहुल दर्द में मुंह बना रहा था, जिसे देखकर गीता कार ड्राइव करते हुए बोली, अब क्यों दर्द आप मुंह बना रहे हो? उस समय तो आपको मजे आ रहे होंगे ना, जब उस डायन के होठों पर किस करते हुए उसके उन्हें दबा रहे थे, तब तो मजा आ रहा था ना आपको? गीता गुस्से में दांत पीसते हुए बोली। तो मोना और राहुल हैरान होकर एक दूसरे को देखते हैं। ये लंकी एकदम से कैसे चेंज हो गई? वहां तो ऐसा दिखा रही थी जिसे उससे इस कोई फर्क नहीं पड़ता है, और अब एकदम से क्या हुआ? दोनों को खुद को घूरता देखकर गीता बोली, दी आप ही बताओ मुझे, इस आदमी ने कितना गलत किया और अच्छा हुआ इन्हें सजा मिली, और इसके वजह से आपके पति की जान मुश्किल में है अभी। गीता मोना से बोली। तो मोना गहरी सांस लेकर बोली, आदित्य की चिंता मत करो, मेरा पति इस तरह की डायनों से रोज निपटना है तो उसके लिए मुश्किल नहीं है। बाकी राहुल सही गलत किया वो तुम लोग आपस में देखो, क्योंकि मियाँ बीबी के बीच में नहीं आने वाली। फिर भी दी, अगर राहुल के जगह आदित्य जी होते तब क्या करती आप? इतना बोल वो मोना को देखती हैं। राहुल भी मोना को देखता है, क्योंकि उसे लगा मना कुछ अच्छा बोली, पर मोना जो बोली उनसे दोनों शौक रह जाते हैं। मैं सीधा गोली मार देती फिर। आज के लिए बस इतना ही। लाइक कमेंट शेयर जरूर करे। बाय। 110 विनोद को धोखा। अब आगे क्या दी, आप जीजू को गोली मार देती? राहुल शौक में मोना से बोला। तो मोना हाँ में सिर हिलाकर बोली, हाँ बिल्कुल, वो करके दिखाए मुझे किसी लड़की के साथ ऐसा, कसम से मैं उन्हें गोली मार दूंगी, फिर चाहे मैं अपनी पूरी लाइफ जेल में क्यों ना निकालूं। तो राहुल शौक में अपना मुंह खोले मोना को देखता है और फिर गीता को जो उसे घूर रही थी। नहीं, मेरी बीबी ऐसा नहीं करेगी, उसे तो बंदूक चलना ही नहीं आता है। इतना बोल वो मुस्कुराने लगता है। मोना हाँ में सिर हिला देती है और फिर से उसके शरीर से खून साफ करने लगती है। हाँ नहीं आता है, लेकिन मत भूलो मैं डॉक्टर हूं, तुम्हें जहर की गोली खिला दूंगी, उससे तुम मर जाओगे, समझे? गीता गुस्से में बोली। तो मोना हल्का सा मुस्कुरा देती है और फिर अपने छोटे की शक्ल देखती है। तो वो किसी भी समय रो सकता था। अगर ऐसा था तू मुझे बचाया ही क्यों? राहुल नम आंखों से बोला। तो गीता बोली, अच्छा तो आपको मरना भी उसके हाथों से आपका मन नहीं भरा उसके साथ वो सब करने से? गीता गुस्से में बोली। तो राहुल बोला, अरे सब कुछ कहाँ हुआ था, मैंने आगे नहीं बढ़ा। मोना अपने मुंह पर हाथ रख शौक होने का नाटक करके बोली और फिर गीता को देखती है तो उसका चेहरा गुस्से से लाल होने लगता है और वो कार तेजी से ड्राइव करने लगती है। अरे मेरी माँ, आराम से चला, तू मेरी गुस्सा कार पर मत निकाल कर, हमारे साथ दी भी बैठी है, उनके लिए हो सही, कार आराम से चला ले। राहुल गीता के आगे हाथ जोड़कर बोला। तो गीता मोना को देखती है जो उसे आराम से कार चलाने का इशारा कर रही थी, जिसे देखकर वो कार की स्पीड कम कर बोली, ओके नहीं भागा रही कार, लेकिन आप अब मुझसे दूर रहना राहुल, और अब आपसे कभी बात नहीं करूंगी। आप केस करते हैं उसके साथ, ऐसा क्या आपको एक बार भी मेरी याद नहीं आई? गीता रोते हुए बोली। तो मोना राहुल को देख बोली, राहुल ये तूने सच में गलत किया, सच में अगर आदित्य भी करता तो शायद मैं उन्हें भी माफ नहीं कर पाती, लेकिन मेरे आदित्य की बात अलग है, वो बेचारे किसी और औरत को छूते हुए बीमार होने लगते हैं, उनकी ये प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे विश्वास है कि वे चाहकर भी वो किसी के पास नहीं सकते हैं। लेकिन राहुल तुमने गलत किया है गीता के साथ। अरे पहले तुमने उससे शादी की बिना उसकी मर्जी के, तो तुम्हें वो सब भी उसके साथ करना चाहिए अगर इतनी ही आग लगी है तुम्हें। मोना हल्के गुस्से में बोली। तो राहुल बोला, सॉरी दी, मैंने मानता हूं कि मैंने गलती की है, लेकिन आप मेरी हालत भी तो समझो, मैं उस समय गुस्से में था और मेरे दिमाग में केवल गीता चल रही थी। मैं भूल गया था कि मेरे पास कोई और लड़की बैठी है जिसे मैं लिफ्ट दे रहा हूं कार में, और इसी चीज का फायदा उठाकर कब उसने अपने कपड़े निकालकर मुझसे चिपक गई और फिर वो सब होने लगा जो नहीं होना चाहिए। राहुल दुखी होकर अपना सिर नीचे करके बोला, जिसे सुनकर गीता और मोना एक दूसरे को देखते हैं। राहुल फिर अपने आंखों में आंसू लाए गीता से बोला, और तुम्हारी याद आई तभी तो वो सब बीच में छोड़कर उससे दूर हो गया था, पर उसने फिर मुझ पर हमला शिरपू कर दिया गुस्से में। राहुल अपनी बात खत्म करते हुए बोला। तो मोना गहरी सांस लेकर बोली, मैं समझ सकती हूँ राहुल की तुम्हारी पूरी गलती नहीं है, और शायद ये बात गीता भी समझ रही है, लेकिन जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, फिर भी यही दुआ करूंगी कि तुम दोनों इस सब को भूलकर अपनी नई शुरुआत करोगे।
तभी कार पुरानी बिल्डिंग के आगे रुकती है और फिर गीता और राहुल एक दूसरे को देखने लगते हैं, जिसे देखकर मोना कार से उतर कर बोली, पर इन सब में मेरा आदित्य फंस गया। उम्मीद करती हूँ कि वो कर सके जो बिना उन्हें बोला था। इतना बोल वो घर के अंदर चले जाती है। दूसरी तरफ होटल में विक्रम अपने रूम में सोने चला जाता है, पर राशि का हाथ विनोद और राम दोनों पकड़े हुए एक एक और उसे अपने अपने रूम में ले जाने की जिद करते हुए एक दूसरे से लेने को होते हैं। तो राशि जल्दी से विनोद के सीने पर हाथ रखकर बोली घिरे से, विनोद तुम जाओ रूम में, मैं कुछ देर में इस थका कर आती हूँ बेड पर, वैसे भी वो बहुत थका हुआ तो है ही। राशि की बात सुनकर विनोद गहरी सांस लेकर बोला, ओके हल्दी आना मत भूलना, मैं तुम्हारा कौन हूँ। इतना बोल वो राम को घूरता हुआ चला जाता है और अपने रूम का डोर बंद कर लेता है। उसके जाते ही राम राशि का हाथ पकड़ उसे अपने रूम में ले जाते हुए बोला, तुमने अभी उसे बोला क्यों नहीं कि तुम उससे नहीं मुझसे प्यार करती हो। इतना बोल वो राशि को अपने रूम में काकर डोर बंद कर देता है। राशि अपने कपड़े निकालकर बेड पर बैठकर बोली, इतना आसान नहीं है राम, वो बहुत जिद और खतरनाक है, मुझे डर है वो गुस्से में तुम्हें चोट ना पुजा दे। राम उसकी बात सुनकर अपने कपड़े निकालकर राशि जो लेटा कर उसके ऊपर आकर बोला, मैं नहीं डरता उससे, समझी तुम, और आगे से उसने तुम पर हक जमाया तो अच्छा नहीं होगा। इतना बोल वो राशि के अंदर समा जाता है एक झटके के साथ। तो राशि के मुंह से हल्की दर्द भरी आवाज निकलती है और वो राम के कंधे पर हाथ रखकर बोली, लेकिन राम मुझे है डर तुम्हारे लिए, अब तुम्हें नहीं खोना चाहती मैं। राशि को आखिर में ऐसा लड़का मिल गया था जी बेड पर विनोद से अच्छा है, तो अब वो क्यों उस पागल आदमी के साथ रहे जो गुस्से में कब क्या कर दे कह नहीं सकते हैं। यही सोच वो एंजॉय करने लगती है राम के साथ। उसे पता था राम उसे पूरी तरह खत्म कर खुद खत्म होता है, तो भला क्यों जाएगी रात को विनोद के पास। विनोद अपने रूम में राशि का इंतजार करते हुए सो जाता है और दूसरी तरफ राशि राम के रूम में एंजॉय करती है। जो भी हो आज राशि जो विनोद के साथ कर रही है उसकी वजह वो खुद है, उसने कभी राशि जो रोका नहीं, फिर चाहे वो किसी के साथ भी सो जाए, और जब उसे विनोद से अच्छा मिल गया तो क्यों ही जाए विनोद के पास। लेकिन क्या होगा जब विनोद को इस बारे में पता चलेगा, क्योंकि वो गुस्से में किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है और राशि की उसी का डर था, इसलिए उसने सोच लिया कि वो सुबह चली जाएंगी विनोद के पास, जब वो गहरी नींद में सो रहा होगा वो उसके पास ही सो जाएंगी। यही सोच वो राम के साथ एंजॉय करती है। आज के लिए बस इतना ही। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आने वाला है, तो इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल ना भूले और चैनल को अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूले और अपना प्यार भरा कमेंट जरूर करें और दोस्तों कम से कम 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।